चैप्टर 12:21-12:30। भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे भगवान के बच्चे येजुकोन को येजिवेन ने हरा दिया। इसके अलावा वह बिना किसी उकसावे के हार गया। अंत में हर कोई देख सकता था कि येजुकोन पूरी तरह से दबा हुआ था। येशिवेन ने येशुकोन को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। उसके हमले एक तूफान की तरह थे जो कभी नहीं रुके। अगर वे होते तो बहुत पहले ही हार चुके होते। हालांकि दोनों में से कोई भी चैंपियनशिप जीत सकता था, एक भगवान का बच्चा होने के नाते और दूसरा एक राक्षस होने के नाते वे जैसे को तैसा कर रहे थे और एक दूसरे को रास्ता नहीं दिया। हालांकि जब उन्होंने अंत में येजुकोन को पराजित होते देखा तो हर कोई दंग रह गया। येशिवेन के लिए अपनी ताकत से किसी को भी हराना कोई अजीब बात नहीं थी। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी ईश्वर का बच्चा था जिसे हर कोई अपराजय समझता था, और येजुकोन जिसने उसे एक निचले दायरे से हराया था। अन्य कुलों के अनेक विशेषज्ञों की आंखें छलक उठीं। वे इस बार व्यर्थ नहीं आए। कम से कम वे जानते थे कि ये कबीले का छिपा हुआ ट्रम्प कार्ड कहाँ है। यदि इस भगवान के बच्चे को चुपचाप बड़ा होने दिया गया तो वह भविष्य में पैदा होने के बाद एक अत्यंत भयानक विशेषज्ञ बन जाएगा। कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। जहां तक येजिवेन की बात है, हालांकि वे अभी भी उस पर ध्यान दे रहे थे, उन्होंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि परमेश्वर के बच्चे येशुकोन ने। हालांकि येशिवेन की क्षमता येजुकोन की तुलना में अधिक मजबूत लग रही थी, लेकिन उसकी क्षमता येजुकोन की तुलना में बहुत खराब थी। चाहे वह अब कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह एक निश्चित दायरे में फंस सकता है। हालांकि येजुकोन परमेश्वर का बच्चा था। यह कहा जा सकता है कि जब तक उसे समय दिया गया, वह स्वाभाविक रूप से दिव्य क्षेत्र के शिखर पर कदम रखेगा और एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा जो प्राचीन बैरेंस महाद्वीप को हिला सकता है। येजिवेन उससे मीलों आगे थी। भले ही येजिवेन ने अभी येजुकोन को हरा दिया हो, उनकी नज़रों में उसे येजुकोन जितना ध्यान नहीं मिलेगा। रक्त सिद्धांत। हालांकि येशिवेन यह नहीं मानते थे कि किसी व्यक्ति का रक्त रेखा किसी व्यक्ति के जीवन का निर्धारण कर सकता है, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि बहुत से लोग इस सिद्धांत में विश्वास करते थे। वास्तव में ज्यादातर मामलों में यह गलत नहीं था। बेहतर ब्लडलाइंस वाले लोग वास्तव में कई स्थितियों में बढ़त हासिल कर सकते हैं। ज्यादातर मामलों में बेहतर ब्लडलाइन वाले लोगों की उपलब्धियां अधिक होती हैं। हालांकि यह निरपेक्ष नहीं था। उदाहरण के लिए, इस बार सभी ने सोचा कि भगवान का बच्चा अजेय था, लेकिन अंत में उसने अंतिम जीत हासिल की और चैंपियनशिप जीती। येजिवेन ने धीरे धीरे अपने स्टार बीस्ट रियल बॉडी को त्याग दिया और अपने मानवीय रूप में लौट आया। उसने प्रकाश पर कदम रखा और अखाड़े से बाहर चला गया। सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी थीं। वह इस टूर्नामेंट के चैंपियन थे। उनके पास ऐसी योग्यताएं थीं। सभी की निगाहें उनके शरीर पर मजबूती से टिकी हुई थीं। येशिवेन ने उन पर आंखें मूंद लीं। जल्द ही एक मास्टर प्रकाश पर चढ़ गया और उसके सामने आकर बोला, येजिवेन, तुम इस साल की प्रतियोगिता के चैंपियन हो। मेरे साथ आओ, कबीले के भगवान तुम्हें देखना चाहते हैं। येजिवेन ने सिर हिलाया और क्लाउड प्लेटफॉर्म की गहराई तक इस विशेषज्ञ का अनुसरण किया। उसने जल्द ही क्लाउड प्लेटफॉर्म की गहराई में प्रवेश किया। क्लाउड प्लेटफॉर्म की गहराई में जादू ने सीधे सभी की दृष्टि अलग कर दी, इसलिए वे येशिवेन की आकृति नहीं देख सके। येजिवेन ने क्लाउड प्लेटफॉर्म की गहराई में प्रवेश किया। उसने मेघ मंच की गहराई में बादलों के ऊपर ऊंचे ऊंचे सिंहासन देखे। इन सिंहासनों पर अनेक अत्याचारी विभूतियां विराजमान थीं। बीच में सबसे ऊंचे सिंहासन पर एक अनुपम आकृति विराजमान थी। यद्यपि उनके पास विशाल शरीर नहीं था, लेकिन उनके पास एक राजसी आभा थी। यह ये क्लैन का क्लैन मास्टर था। ये क्लैन का सर्वोच्च अस्तित्व था। ये तियानकियोंग, वह एक महान हस्ती थे। यहाँ तक प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में भी ये तियानकियोंग एक प्रसिद्ध और भयानक व्यक्ति था। उनका जीवन आम लोगों के लिए एक किंवदंती था। उसके बगल में ये कबीले के प्रभावशाली व्यक्ति थे। येजिवेन ने क्लैन मास्टर को बधाई दी। येशिवेन ने अपने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम कबीले मास्टर के सामने इतने कठोर हो। इससे पहले कि ये तियानकियोंग बोल पाता, उसके बाईं ओर एक सिंहासन से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। एक अधेड़ आदमी गुस्से से उस पर चिल्लाया। येजिवेन की भौहें तन गईं। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह व्यक्ति कौन था। उसने पहले ही उसे एक दुश्मन के रूप में वर्गीकृत कर दिया था। सबसे अधिक संभावना है कि यह उच्च अधिकारी थे जो उनके अनुकूल नहीं थे। वह युद्ध सम्मेलन का चैंपियन था। ये ठीक था अगर ये कबीले के उच्च अधिकारी ने उसे फंसाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वे वास्तव में उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये कबीले के उच्च अधिकारी इतने सड़े हुए थे? यदि ऐसा होता तो उसे ये कबीले में रहने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसे इस अधेड़ उम्र के आदमी की शक्ल याद आ गई। यदि संभव हो तो वह उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता खोज लेगा। यदि यह फैलाया गया होता तो शायद कोई भी विश्वास नहीं करता कि कानून प्रकटीकरण क्षेत्र में एक योद्धा एक भयानक स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत करेगा जब वे सिर्फ मिले थे। हालांकि येशिवेन के लिए यह कुछ भी नहीं था। जब तक कोई उससे शत्रुता रखता था और उससे निपटने की कोशिश करता था, तब तक वह उन्हें आसानी से जाने नहीं देता था।
तो क्या हुआ अगर यह एक स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ था? भले ही वह देवता ही क्यों न हो, वह युद्ध किए बिना पकड़ा नहीं जाएगा। येज़िवेन की हत्या का इरादा उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नज़रों से नहीं बच पाया जो येज़िवेन पर ध्यान दे रहा था। वह अचानक गुस्से में उड़ गया। जब से उसने स्वर्ग के क्षेत्र में प्रवेश किया, वह हमेशा एक उच्च पद पर आसीन रहा। किसी ने कभी भी उसे मारने का इरादा जारी करने की हिम्मत नहीं की थी, यहाँ तक इस संयमित हत्या के इरादे को भी नहीं। उनकी राय में येज़िवेन बहुत ही साहसी थी। वह बस अपनी मौत मांग रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कितना कानून विहीन! मेरे सामने मेरे खिलाफ साजिश रचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अधेड़ उम्र का आदमी अचानक उग्र हो गया और दहाड़ने लगा। तुम्हारे वास्तव में बुरे इरादे हैं। ऐसा व्यक्ति, भले ही वह भविष्य में बड़ा हो जाए, वह हमारे ये कबीले के लिए एक संकट होगा। उसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। ये कबीले के अन्य बड़े शॉट्स ने येज़िवेन को आश्चर्य से देखा। वे यह सोचे बिना नहीं रह सकते थे कि वह वास्तव में साहसी था। उसने वास्तव में उनके खिलाफ साजिश रचने का साहस किया। स्वर्ग के दायरे में बड़े शॉट, यहाँ तक कि अधर्म शब्द भी उसका वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह बहुत ही साहसी था। हालांकि उनका येज़िवेन को मिटाने के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के विचार के साथ जाने का कोई इरादा नहीं था। यह मामला अभी मिटने की स्थिति में नहीं पहुंचा था। यह काफी है, ये कियान। इस समय कबीले मास्टर ये तियान कियोंग ने स्थिर और गहरी आवाज में कहा। लेकिन अधेड़ उम्र का आदमी ये कियान अभी भी बहुत अनिच्छुक था और येज़िवेन को घूर रहा था। उसे पूरी तरह से उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन उसके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत करेगी। वह हमेशा दूसरों के खिलाफ साजिश रचने वाला व्यक्ति रहा है। किसी ने कभी उसके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत नहीं की थी, एक ऐसे जूनियर का तो जिक्र ही क्या जिसकी उसे परवाह तक नहीं थी। हालांकि ये कियान अनिच्छुक था, उसने कबीले मास्टर की महिमा का खंडन करने की हिम्मत नहीं की। येज़िवेन हमारे ये कबीले में पली बड़ी नहीं थी। हमारे ये कबीले ने उसे कभी कोई लाभ नहीं दिया। ऐसा करना उसके लिए असभ्य नहीं है, ये तियान कियोंग ने कहा, जिसे इस मामले का अंतिम निष्कर्ष माना जा सकता है। उसकी आंखें शांत और अटूट थीं, इतनी गहरी कि कोई इसका अंत नहीं देख सकता था। उसने नहीं देखा येज़िवेन के शिष्टाचार के कारण किसी भी तरह का उतार चढ़ाव होता है। अपने स्तर पर वह इस तरह की बात को कैसे नहीं छोड़ सकता था। शिष्टाचार दिल से निकला। अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जो बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं था, भले ही वह हर दिन आपके सामने पूरी तरह से विनम्र क्यों न हो, तो क्या? और अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जो ईमानदारी से आपका सम्मान करता था, तो क्या हुआ अगर वह विनम्र नहीं हो सकता? इसके अलावा वह जानता था कि येज़िवेन आखिरकार उनके ये कबीले द्वारा विकसित प्रतिभाओं से अलग था। अपरंपरागत रूप से पैदा हुए ऐसे व्यक्ति का दिल जीतना कोई आसान बात नहीं थी। इसके अलावा हर कोई अपने दिल में जानता था कि कुछ समय पहले क्या हुआ था। मैं बहुत हैरान हूं कि तुम ये जुकोन को हरा सकते हो। हालांकि वह बहुत अच्छी तरह से छुपा रहा है, मैं हमेशा उसे देखता रहा हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार तुम उसके असली आत्मा को बाहर कर सकते हो और उसे हरा सकते हो। तुम वास्तव में एक प्रतिभाशाली हो। ये तियान कियोंग ने येज़िवेन को देखा और अपने लहजे में प्रशंसा के संकेत के साथ कहा। येज़िवेन सहित ये कबीले के कई बड़े शॉट्स कबीले मास्टर को कुछ आश्चर्य से देख रहे थे। यह पहली बार था जब वे जानते थे कि ये शुकोंग परमेश्वर का पुत्र था और वे चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्लान मास्टर को इसके बारे में पहले से ही पता था। उन्हें कबीले मास्टर की शक्ति की भी नई समझ थी, जिसमें येज़िवेन भी शामिल था। येज़िवेन के दिल में एक साहसिक अनुमान था। इस बार कबीले के भगवान ने पुरस्कार के रूप में 9 क्रांति महान रहस्य गोल्डन पिल निकालने पर सहमति व्यक्त की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह केवल ये जुकोन के लिए था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह ये शुकोन की खेती करने के लिए इस खुले और सती तरीके का उपयोग कर रहा था? ये क्लान मास्टर के शांत और एकत्रित व्यक्तित्व के आधार पर यह मामला हो सकता है। जहां तक ये जिंग की बात है, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके बिना ये जिंग निश्चित रूप से ये जुकोन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अंत में ये जिंग मूल रूप से पराजित होगी। ये कबीले में रिश्ते जटिल थे। कोई भी छोटा मामला पूरी स्थिति को प्रभावित कर सकता था, इसलिए उसे इससे निपटने में सावधानी बरतनी थी। परमेश्वर के पुत्र के रूप में येज़ुकोन की पहचान उजागर होने से पहले क्लान मास्टर केवल येज़ुकोन की खेती करने के लिए इस गोलचक्कर पद्धति का उपयोग कर सकते थे। यह असंभव नहीं था। एक व्यक्ति जो क्लान मास्टर बन सकता है वह स्वाभाविक रूप से बहुत पक्षपाती व्यक्ति नहीं होगा, नहीं तो वह सबको मना नहीं पाता। इस समय ये तियान कियोंग ने येज़िवेन को देखा और अपनी आंखों से थोड़ा चिंतित होकर पूछा, कुछ समय पहले हमने आपको एक प्रमुख साधना लक्ष्य के रूप में जल्दी से सूचीबद्ध नहीं किया था। क्या आप असहमत हैं? मैं सहमत नहीं हूं, येज़िवेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उम्मीद के मुताबिक वह नाराजगी से भरा है, ऐसे व्यक्ति को कबीले से निष्कासित कर देना चाहिए। इस समय ये कियान, जो दूर नहीं था, फिर से बोला। उसकी आवाज थोड़ी ठंडी थी। यह पहले से ही काफी अच्छा है कि हमने ऐसे व्यक्ति को खत्म नहीं किया। चलो अकेले उसकी खेती करो।
जैसा कि कहा जाता है, आग असली सोने के आर पार देख सकती है। वक्त भी इंसान के दिल की परीक्षा ले सकता है। ऐसा व्यक्ति हमारे ये कबीले द्वारा संस्कारित होने के योग्य नहीं है। ये कबीले के अन्य बड़े लोग इस कथन से सहमत नहीं थे। ये कियान अभी भी हंगामा कर रही थी। अगर यह वह होता तो वह नाराज कैसे नहीं होता। वह एक जीनियस था, लेकिन कबीले ने उसका पालन पोषण नहीं किया। इतना ही नहीं, वे हर जगह उसका दमन भी कर रहे थे। कौन अत्यधिक क्रोधित नहीं होगा? यह मानवीय स्वभाव था, लेकिन ये ज़िवेन ने इसे जोर से कहने का साहस किया। इससे साबित हुआ कि उसका दिल शुद्ध था और वह एक षड्यंत्रकारी और चतुर व्यक्ति नहीं था। यदि उसने कहा होता कि वह इस समय इच्छुक है, तो वे उससे डर जाते और शायद उनके हृदयों में हत्या के इरादे को भी जन्म दे देते। जैसा कि बाद में पता चला, ये ज़िवेन सही थी। निश्चित रूप से ये तियानकियोन ने ये ज़िवेन की आंखों में एक संतुष्ट नज़र से देखा। हालांकि ये शिवेन ने कहा कि वह आश्वस्त नहीं था। वास्तव में सच बोलना इन बड़े शॉट्स द्वारा अधिक सराहा गया था। बेशक आधार यह था कि यह कियान जैसा कोई नहीं हो सकता था जो शुरू से ही एक वीवन के खिलाफ पक्षपाती था। ये शिवेन को जल्द ही पता चला कि ये कियान ये जिंग के बड़े शॉट का पिता था। पता लगाना मुश्किल नहीं था। वास्तव में बहुत से लोग ये कियान और ये जिंग के रिश्ते के बारे में जानते थे। ये जिंग के अपने परिवार में लौटने से पहले ही इस तरह की खबरें और अफवाहें दूर दूर तक फैल गई थीं। ये कियान इसे छिपाना नहीं चाहती थी। कई बड़े शॉट्स में इस तरह की बात अपेक्षाकृत आम थी, तो यह बिल्कुल भी अजीब नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये कियान इस तरह से ये ज़िवेन को निशाना बनाएगी, क्योंकि ये जिंग को ये ज़िवेन ने एलिमिनेट कर दिया था। यह लगभग बिना किसी संदेह के था। महत्वाकांक्षी ये कसिंग की तुलना में ये ज़िवेन और ये ज़ुकोन को अप्रत्याशित मेहमान कहा जा सकता है, जो कहीं से भी आए थे। वास्तव में यदि 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल नहीं होती, तो ये ज़िवेन में जीतने की इतनी तीव्र इच्छा नहीं होती। चैंपियनशिप जीतने तक वह हार मानने को तैयार नहीं थे। बेशक ये शिवेन नहीं जानती थी कि ये जिंग को खत्म करने के अलावा उसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण था। यह 9 क्रांतियों ताइक्वान गोल्डन पिल का स्वामित्व था। तो कियान को यह नहीं पता था कि कुलपति को पुरस्कार के रूप में 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल देने के लिए सहमत होने के लिए उसे कितना भुगतान करना पड़ा था। मूल रूप से उसने इसे ये जिंग को देने की योजना बनाई थी। हालांकि किसे पता था कि ये जिंग को ये जिंग द्वारा खत्म कर दिया जाएगा, यानी उन्हें दोहरा नुकसान हुआ। उसने ये जिंग को लाभ प्राप्त करने देने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन अब यह पूरी तरह से ये क्वन के हाथों में आ गया था। वह कैसे ये ज़िवेन से नफरत नहीं कर सकता था। यहाँ तक उनके जैसे एक बड़े शॉट को भी पुरस्कार के रूप में 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल देने के लिए पैट्रियार्क को राजी करने का तरीका सोचना पड़ा। कोई कल्पना कर सकता है कि कुलपति को पुरस्कार के रूप में 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल देने के लिए सहमत होने के लिए उसने कितना भुगतान किया होगा। अब यह सब एक शिवेन के पास चला गया था। वह इतना उदास था कि वह खून की उल्टी करना चाहता था। यह अजीब होगा अगर वह अभी भी ये शिवेन को पसंद करता हो। बहुत अच्छा, ये तियानकियोनग ये ज़िवेन के जवाब से बहुत संतुष्ट था। शिकायतें होना सामान्य बात थी। यह अजीब होगा अगर ये शिवेन को कोई शिकायत न हो। भविष्य में आपको मिलने वाले पुरस्कार और संसाधन कम नहीं होंगे। मूल रूप से मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भर्ती करना चाहता था, लेकिन चूंकि आप पहले ही कानून प्रवर्तन हॉल में शामिल हो चुके हैं, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। कानून प्रवर्तन हॉल हमारे ये परिवार की कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसमें शामिल होने से आपको एक आशाजनक भविष्य भी मिलेगा। धन्यवाद कुलपति। ये ज़िवेन ने अपने हाथों को सहलाया और कहा, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने कल्पना की थी। यदि वह कोई नहीं होता तो शायद उसे यह भी नहीं पता होता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। हालांकि अपनी प्रतिभा दिखाने के बाद उन्होंने उसे और नीचे देखने की हिम्मत नहीं की। इस दुनिया में केवल मजबूत ही सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वे कहीं भी जाएं। इन लोगों की नज़र में हालांकि उन्हें अभी तक एक मजबूत व्यक्ति नहीं माना जाता था, फिर भी वे भविष्य में एक मजबूत व्यक्ति थे। भविष्य में वह उनमें से एक बनने के योग्य होगा। यह तुम्हारा इनाम है। इस समय ये तियानकियोन ने अपना हाथ हिलाया और ये ज़िवेन के हाथ में एक चमक आ गई। यह कियानकुन बैग था। ये ज़िवेन ने तुरंत अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग इसका पता लगाने के लिए किया। यह इस टूर्नामेंट के चैंपियन के पुरस्कारों से भरा हुआ था। यह अत्यंत उदार था। 200 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल के अलावा कई प्रकार के मानव ग्रेड अमृत, तलवारें, भाले, परशु और विभिन्न प्रकार के अर्थ ग्रेड मार्शल इंस्ट्रूमेंट्स थे। बेशक उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर था। कियानकुन बैग की गहराई में एक स्वर्ण अमृत को सील करके उसमें बंद कर दिया गया था। अमृत औषधीय ऊर्जा की एक धार छोड़ी, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए बाधा द्वारा अवरुद्ध किया गया था कि औषधीय प्रभावकारिता खो न जाए। अमृत अद्भुत आध्यात्मिकता का संचार किया। मानो एक बार बाधा हट गई, यह स्वतः ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेगा और उड़ जाएगा। ये शिवेन समझ गई थी कि यह एक मानक श्रेणी का अमृत था।
9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर आखिरकार उसके हाथों में था। ये पुरस्कार काफी उदार थे। किसी को पता होना चाहिए कि 200 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल येज़िवेन की संपत्ति के चरम पर भी कोई छोटी राशि नहीं थी। हालांकि 200 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल अन्य लोगों की संपत्ति के कम से कम आधे से अधिक थे। वास्तव में यह कुछ गरीब लोगों की सारी संपत्ति भी हो सकती है। उल्लेख नहीं करने के लिए कई अलग अलग प्रकार की गोलियां और जादू के उपकरण थे। ये सामान्य सामान नहीं थे जिन्हें बाहर खरीदा जा सकता था। उनमें से कई को केवल ये परिवार के उत्कृष्ट शिष्यों को पुरस्कृत किया गया और जनता को नहीं बेचा गया। ये पुरस्कार उदार थे, लेकिन येज़िवेन ने वास्तव में केवल 9 क्रांतियों ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर की परवाह की। 9 क्रांतियों ताइक्वान गोल्डन अमृत के साथ आज की कड़ी मेहनत सार्थक रही। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद येज़िवेन यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुकी। वह क्लाउड प्लेटफॉर्म को छोड़कर गैस्ट सिटी में लुओए सिटी शाखा के प्रांगण में लौट आया। वहाँ ये जुनहाई, ये हुआन, ये माओ, ये कै और ये कियाओ कियाओ पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। दूसरा भाई, तुम कितने अद्भुत हो। जैसे ही येज़िवेन ने दरवाजे में प्रवेश किया, ये कियाओ कियाओ उसके पास उड़ गया और उसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं माना। उसने येशिवेन को अपनी आंखों में छोटे छोटे सितारों के साथ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि येशिवेन ऐसा कर पाएगी। यहाँ तक कि परमेश्वर का पुत्र येशुकोन भी उससे पूरी तरह से हार गया था। इसे अब आश्चर्यजनक नहीं कहा जा सकता। उसने उस लड़ाई को अपनी आंखों से देखा था। यह बिल्कुल अकल्पनीय था। उस तरह की लड़ाई इंसानों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि राक्षसों के बीच की लड़ाई थी। यह वास्तव में उनकी कल्पना से परे था। यह एक सामान्य इंसान की तरह बिल्कुल नहीं था। इस समय ये कै की भी ऐसी ही अभिव्यक्ति थी। जिस किसी ने भी येज़िवेन और येशुकोन के बीच की लड़ाई को अपनी आंखों से देखा होगा, वह इस तरह शांत नहीं रह पाएगा। दूसरा भाई, जल्दी से बताओ तुम्हें क्या इनाम मिला। 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर के अलावा और क्या मिला। ये कियाओ कियाओ ने येज़िवेन की ओर देखा और पूछा। येज़िवेन मुस्कुराए और सीधे कियानकुन बैग से ढेर सारी औषधीय गोलियां और उपकरण निकाल लिए। मूल रूप से उन सभी को 3 भागों में विभाजित किया गया था और ये माओ, ये कै और ये कियाओ कियाओ को वितरित किया गया था। वेन एर, ये सब तुम्हारी मेहनत है, उन्हें देना उचित नहीं है। ये जुनहाई ने भौहें चढ़ाकर कहा। यह ठीक है, ये मेरे लिए सिर्फ सांसारिक संपत्ति हैं। येज़िवेन ने अपना हाथ हिलाया और कहा। हालांकि इनमें से कई औषधीय छर्रों अपेक्षाकृत दुर्लभ थे और उनमें से कई पवित्र चिकित्सा सामग्री भी थे। येज़िवेन के लिए कोई मायने नहीं रखता था जिनके पास फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक थी। उसे उन दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता नहीं थी। उसका भौतिक शरीर कुछ निम्न श्रेणी के पृथ्वी स्तर के आकाशीय हथियारों को आसानी से नष्ट कर सकता है। जब तक यह त्यानयुवान मिरर या इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर नहीं था, जो पृथ्वी स्तर के अत्यंत शक्तिशाली आकाशीय हथियार थे, वे उसके लिए अपरिहार्य थे। हालांकि येशिवेन के लिए यह कुछ भी नहीं था। ये माओ, ये कै और ये कियाओ कियाओ के लिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि उन्होंने अप्रत्याशित सफलता हासिल की थी, विशेष रूप से उन पृथ्वी स्तरीय उपकरणों के लिए। येज़िवेन को इस बार मिले पुरस्कारों में कई पृथ्वी स्तरीय उपकरण थे। मूल रूप से ये सभी उन्नत पृथ्वी स्तर से ऊपर थे। यहाँ तक कुछ शीर्ष स्तरीय पृथ्वी स्तरीय उपकरण भी थे। विधि अभिव्यक्ति क्षेत्र के कई विशेषज्ञों के लिए उन्नत और उन्नत पृथ्वी स्तरीय उपकरणों की तो बात ही छोड़ दें, यहाँ तक एक निम्न स्तरीय पृथ्वी स्तरीय उपकरण भी एक असाधारण आशा थी। इन उपकरणों के साथ उनकी युद्ध प्रभावशीलता अचानक एक स्तर तक बढ़ गई। ये काय और ये कियाओ कियाओ शीर्ष स्तर के पृथ्वी स्तरीय उपकरणों की मदद से कानून घोषणा क्षेत्र के पहले स्तर के विशेषज्ञों को भी हरा सकते हैं। जो उपकरण येज़िवेन के लिए अनुपयोगी थे, उनके हाथों में बहुत उपयोगी थे। यह केवल यही कहा जा सकता था कि येशिवेन बहुत असामान्य थी। उन औषधीय गोलियों का उल्लेख नहीं करना, जो स्वाभाविक रूप से उनकी भविष्य की खेती के लिए बेहद फायदेमंद थीं। मूल रूप से इन्हें केवल शीर्ष प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया गया था। अब येशिवेन के कारण वे भी उनका आनंद ले सकते थे। ये जुनहाई ने देखा कि येज़िवेन का रवैया दृढ़ था, इसलिए उसने अब जोर नहीं दिया। उसका मानना कि येशिवेन का अपना तर्कसंगत निर्णय था, लेकिन फिर भी वह अपने दिल में बहुत प्रसन्न था। दूसरे भाई, अगर तुम आज वेन र को देख सकते हो तो तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। ये जुनहाई ने संतुष्टि से भरी आंखों से येज़िवेन को देखा। उनकी उत्कृष्ट मुद्रा ने ऐसा प्रतीत किया जैसे उन्होंने ये जुनशान को जीवन में वापस आते देखा हो। ऐसे बेटे के साथ वह और क्या मांग सकता था। वेन एर, पैतृक पूजा समारोह के बाद चलो और एक साथ अपने पिता की पूजा करो, ये जुनहाई ने कहा। येज़िवेन ने सिर हिलाया। आखिरकार इस पिता का सामना करने का समय आ गया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। अल्पविराम। टूर्नामेंट में येज़िवेन के चैंपियनशिप जीतने की बात रातों रात पूरे ये परिवार में हवा के झोंके की तरह फैल गई। पूरे टूर्नामेंट के बारे में तरह तरह की बातें भी एक ऐसा विषय बन गईं जिनके बारे में बात करने में कई लोगों को मजा आया। विशेष रूप से ये कसिंग, जो मूल रूप से कई लोगों के पक्षधर थे, आसानी से येज़िवेन से आगे निकल गए।
परमेश्वर के पुत्र येशुकोन का मामला भी था। हालांकि वह अंत में येज़ेवेन से हार गया था, परमेश्वर के पुत्र का शीर्षक पहले से ही येज़ेवेन की तुलना में अधिक शानदार था। हालांकि वह चैंपियन था, लेकिन येशुकोन की तुलना में येशुवेन के बारे में चर्चा करने वाले बहुत कम लोग थे। विशेष रूप से उन दोनों के बीच की चौंकाने वाली लड़ाई, जहां उन्हें अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया, वह एक ऐसी लड़ाई बन गई जिसे हर कोई याद करता है। चाहे यह येज़ुकोन का भगवान के वंशज रक्त रेखा की सक्रियता हो या येज़ेवेन का स्टार बीस्ट में परिवर्तन, यह उनके लिए एक दुर्लभ लड़ाई थी। इन दो लोगों के बीच निस्संदेह बड़ी आकस्मिक मुलाकातें हुई थीं। इस पहलू में स्वर्ग के स्तर के कई विशेषज्ञ भी इन दो लोगों की तुलना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। विशेष रूप से परमेश्वर का पुत्र येशुकोन। अपने वंश को जगाने के लिए यह पहले से ही एक महान अवसर था। क्या इससे बड़ा कोई साहसिक कार्य था? इस परमेश्वर के वंशज रक्तरेखा के साथ उसकी भविष्य की साधना सुगम होगी। खेती करना उतना ही सरल होगा जितना कि खाना पीना। येज़ेवेन भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। यह तथ्य कि वह अपने से कम साधना स्तर के साथ परमेश्वर के बच्चे येशुकोन को पराजित करने में सक्षम था, अपने आप में दर्शाता है कि उसका आकस्मिक सामना भी उच्च स्तर का था। विशेष रूप से उनके अत्याचारी काया और असाधारण गति के बारे में कई लोगों ने उत्साहपूर्वक बात की थी। कई लोग जांच करना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्हें नहीं पता था कि कहां से शुरू करें। येज़ेवेन बहुत रहस्यमयी थी। येज़ुकोन ये परिवार में बड़ा हुआ था, इसलिए यह पता लगाना आसान था कि वह कौन था। हालांकि येशुवेन हमेशा बाहर ही रहती थी, और जब हर कोई इस बारे में बात कर रहा था, तो इस टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली युवा पीढ़ी के उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं को भी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण नोटिस मिला था। और येज़ेवेन के प्रशिक्षण नोटिस के बारे में इसे लुओसिटी शाखा परिवार को भी जल्दी से भेज दिया गया। टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों को उच्च अधिकारी द्वारा पोषित किया जाएगा। बेशक उनके द्वारा प्रदर्शित प्रतिभा की डिग्री के आधार पर उन्हें प्राप्त होने वाला पोषण स्वाभाविक रूप से अलग होगा। मूल रूप से टूर्नामेंट के चैंपियन को सबसे अच्छा पोषण और सबसे अधिक संसाधन प्राप्त करना चाहिए। हालांकि परमेश्वर के पुत्र येशुकोन के प्रकट होने के कारण वह येज़ेवेन के समान उपचार का आनंद लेने में सक्षम था। हालांकि येशुवेन ने इसकी परवाह नहीं की। दूसरों को मिले उपचार का उससे कोई लेना देना नहीं था। इतने सालों बाद उन्हें इसकी आदत हो चुकी थी। दूसरों के बजाय खुद पर भरोसा करना बेहतर था। इस संबंध में येज़ेवेन ने महसूस किया कि ये कबीले ने यीयुआन संप्रदाय और ट्रू मार्शल स्कूल की तुलना में बहुत बेहतर काम किया था। जब तक किसी के पास पर्याप्त प्रतिभा है, स्वाभाविक रूप से उस पर ढेर सारे संसाधन फेंके जाएंगे। इसलिए ये कबीला लंबे समय तक फलने फूलने में सक्षम था। यह अकारण नहीं था। कुछ शिष्यों के अलावा जिनका पद अपेक्षाकृत ऊंचा था, कुछ ऐसे भी थे जिनमें अत्याचारी शक्ति थी लेकिन दुर्भाग्य था। इन लोगों को प्रमुख वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों के रूप में भी पोषित किया जाएगा। आखिरकार टूर्नामेंट का उद्देश्य प्रतिभाओं का चयन करना था। वे कैसे सिर्फ देख सकते थे और प्रतिभाओं का पोषण नहीं कर सकते थे। वास्तव में कुछ लोग भाग्यशाली हो सकते हैं जो उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं। हालांकि ज्यादातर समय क्या किस्मत भी किसी की ताकत का हिस्सा नहीं होती। किसी की ताकत में भाग्य के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग बड़े भाग्य के साथ पैदा हुए थे और जब वे बाहर गए तो आध्यात्मिक खजाने पर ठोकर खा गए। फिर गलती से वे ठोकर खाने के बाद एक आध्यात्मिक पशु को अपने वश में कर लेंगे। स्वर्ग को चुनौती देने वाली ऐसी घटना प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में पहले भी हो चुकी थी। ये लोग ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहे थे। कभी कभी वे दयनीय रूप से कमजोर भी होते थे। हालांकि उन्हें मारने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा कोई भी शत्रु बेवजह कुछ समस्याओं का सामना करेगा। उदाहरण के लिए वे मौके पर पागल हो जाते हैं, तलवार से वार कर मारे जाते हैं, या अचानक एक राक्षस द्वारा पीछा किया जाता है। इस तरह की बेतुकी बातें अक्सर इन लोगों के विरोधियों के साथ होती होंगी। इसलिए किस्मत जैसी कोई चीज बेतुकी और हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन वास्तव में ऐसा होने की बहुत संभावना थी। इसलिए किसी ने भी इन लोगों को स्वर्ग विरोधी भाग्य से कम आंकने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा यदि वे उनके विरुद्ध जाते तो वे गलती से किसी गड्ढे में गिर सकते थे, सील में गिर सकते थे, या पानी पीते समय दम घुटने से मर सकते थे। क्योंकि विरोधी का भाग्य प्रबल था, इसके विपरीत उनका अपना भाग्य खराब था। हर प्रतियोगिता के बाद हमेशा ऐसे लोगों का एक समूह होता जो भीड़ से अलग दिखते थे और फिर परिवार द्वारा उनका पालन पोषण किया जाता था। यही कारण भी था कि हर बार टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए इतने सारे लोग साइन अप कर रहे थे। हालांकि उनकी ताकत काफी कम थी, फिर भी वे सभी अपनी किस्मत पर जुआ खेल रहे थे। अतीत में ऐसे मामले हुए थे। हालांकि उनकी ताकत पर्याप्त नहीं थी, उन्होंने शीर्ष 10 में जगह बनाने के लिए सौभाग्य पर भरोसा किया था। इसके अलावा भले ही वह शीर्ष 10 में जगह नहीं बना पाता, फिर भी अगर वह एक और राउंड पास कर पाता तो वह बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त कर पाता। इसलिए कई लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लेने का विकल्प चुना।
कानून प्रवर्तन हॉल की स्वर्गीय जेल। तो जिवेन को कानून प्रवर्तन हॉल के स्वर्गीय जेल में जाने का नोटिस मिला था। ये जिवेन को जल्द ही पता चल गया कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल की स्वर्गीय जेल किस तरह की जगह है। ये कबीले में स्वर्गीय कारागार नामक एक स्थान था। इसका उपयोग ये कबीले के सभी प्रकार के अपराधियों को कैद करने के लिए किया जाता था। मूल रूप से यह बाहरी लोगों की नज़र में एक खतरनाक जगह थी। इसके अलावा कानून प्रवर्तन हॉल के कुलीन शिष्यों के लिए स्वर्गीय जेल भी एक गुप्त प्रशिक्षण स्थान था। सामान्यतया केवल कुछ संभ्रांत शिष्य ही इस तरह के व्यवहार का आनंद ले सकते थे। ये जिवेन अब कानून प्रवर्तन हॉल में शामिल हो गई थी। स्वाभाविक रूप से कानून प्रवर्तन हॉल व्यक्तिगत रूप से उसकी देखभाल करेगा यदि वह पालन पोषण करना चाहता है। हस्तक्षेप करने के लिए अन्य संस्थानों की बारी नहीं थी। हालांकि कानून प्रवर्तन हॉल के अभिजात वर्ग के लिए भी अभ्यास करने के लिए स्वर्गीय जेल में प्रवेश करना आसान नहीं था, क्योंकि यह मुफ्त नहीं था। स्वर्गीय जेल में अभ्यास करने के लिए समय के आदान प्रदान के लिए एक निश्चित मात्रा में योगदान बिंदु होना चाहिए। हालांकि यह कहा गया था कि स्वर्गीय जेल में अभ्यास का एक दिन बाहर के 10 दिनों के बराबर था। व्यक्ति की साधना बिजली की गति से आगे बढ़ेगी। ऐसा कहा गया था कि येजेंटियन ने व्यक्तिगत रूप से येजिवेन को 1 साल के लिए स्वर्गीय जेल में अभ्यास करने की अनुमति देने का आदेश दिया था, क्योंकि उन्होंने इस प्रतियोगिता की चैंपियनशिप जीती थी। बेशक जब तक येजिवेन कानून प्रवर्तन हॉल के लिए पर्याप्त योगदान देना जारी रख सकता है, तब तक वह स्वर्गीय जेल में अभ्यास करना जारी रख सकता है। यह स्वर्गीय कारागार पूरे ये कबीले की आम संपत्ति थी। इसलिए येजेंटियन जैसे कानून प्रवर्तन हॉल के हॉल मास्टर भी किसी को इसमें अभ्यास करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। येजिवेन से पहले येसू ने पहले ही बंद कमरे में अभ्यास शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता था कि वह स्वर्गीय जेल में अभ्यास कर रही थी। येजू ने कई वर्षों तक कानून प्रवर्तन हॉल में सेवा की थी। उसकी अपनी प्रतिभा के साथ कोई नहीं जानता था कि उसने कितने योगदान अंक जमा किए हैं। कम से कम उसके लिए स्वर्गीय कारागार में लंबे समय तक अभ्यास करना पर्याप्त था। येजिवेन ने खुद इसकी गणना की थी। यदि वह मार्शल एसेंस्टॉवर और प्रतियोगिता के माध्यम से जमा किए गए योगदान बिंदुओं को शामिल करता है, तो यह उसके लिए कई वर्षों तक स्वर्गीय जेल में अभ्यास करने के लिए पर्याप्त होगा। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि इन योगदान बिंदुओं को जमा करना वास्तव में उनके लिए बहुत आसान था। जितना अधिक प्रतिभाशाली था, इन योगदान बिंदुओं को जमा करना उतना ही आसान था। सामान्य लोगों के लिए उन्हें स्वर्गीय जेल में 1 वर्ष के लिए अभ्यास करने के लिए पर्याप्त योगदान अंक जमा करने से पहले सैकड़ों वर्षों के लिए योगदान अंक जमा करने की आवश्यकता हो सकती है। बेशक यह इसलिए भी था क्योंकि योगदान अंक उससे कहीं अधिक थे। वे येजिवेन की तरह नहीं हो सकते थे और उन सभी का उपयोग औषधीय छर्रों और उपकरणों के बदले में कर सकते थे। आखिरकार येजिवेन जैसे कुछ ही लोग थे जो आत्मनिर्भर थे। ऐसा ही होता है कि आप 1 वर्ष के लिए अभ्यास करने के लिए स्वर्गीय कारागार में जाते हैं। उस समय पितृपूजन समारोह समाप्त हो जाएगा। आप बंद दरवाजे के अभ्यास से बाहर आ सकते हैं और अपने पिता को सम्मान देने के लिए हमारे साथ जा सकते हैं। जब येजिवेन ने ये जुन्हाई को इस मामले के बारे में बताया, तो ये जुन्हाई ने कुछ देर सोचा और सीधे कहा, लेकिन बिग ब्रदर, स्वर्गीय जेल को जीनियस के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक बाहरी दुनिया में जीनियस के रूप में जाने जाने वाले अस्तित्व में प्रवेश करने के बाद भारी हताहत होंगे। ये हुआ ने चिंता के साथ कहा। ये कै और ये कियाओ ने भी कोई हंगामा नहीं किया। जाहिर है वे स्वर्गीय जेल की शानदार प्रतिष्ठा को भी जानते थे। हालांकि यह कहा जाता था कि 1 वर्ष के लिए उस स्थान पर अभ्यास करना 10 वर्षों के लिए बाहर अभ्यास करने के बराबर था। 1 वर्ष के लिए उस स्थान पर अभ्यास करने से किसी का जीवन 10 वर्ष कम हो सकता है। अभी भी जीवित रहना संभव था। बहुत से लोग जिन्हें जीनियस के रूप में जाना जाता था, वहां विकलांग हो गए और उनके लिए हमेशा के लिए ठीक होने का कोई रास्ता नहीं था। कोई बात नहीं तीसरे अंकल, इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जो मुझे रोक न सके। एक आदमी को कठिनाइयों को स्वीकार करना चाहिए। तो जिवेन ने अपना हाथ हिलाया और कहा। वह इस तरह की कठिनाइयों से सबसे कम डरता था। रास्ते में उन्होंने सभी प्रकार की कठिनाइयों और कठिनाइयों का अनुभव किया था। ये उसके लिए बस मामूली सी बातें थीं। अच्छा कहा। वेन एयर परिवार के बाहर बड़ा हुआ। वह ग्रीनहाउस में एक फूल नहीं है। उन तथाकथित जीनियस की तुलना वेन र से कैसे की जा सकती है? मेरा मानना कि वेन एयर बिल्कुल ठीक है। इस समय ये जुन्हाई ने सिर हिलाया और कहा। येजिवेन द्वारा दिखाए जाने के बाद कि वह परमेश्वर के पुत्र को हरा सकता है, वह अब येजिवेन के बारे में इतना चिंतित नहीं था। दूसरे शब्दों में, वह था तनिक भी चिंतित नहीं। येजिवेन परमेश्वर के पुत्र को भी हरा सकते थे। जाहिर है येजिवेन की छिपी ताकत उनकी तुलना में कहीं अधिक गहरी थी। हालांकि ऐसे बच्चे के लिए बाहरी दुनिया में बड़ा होना कष्टदायक था, लेकिन यह अधिक आश्वस्त करने वाला भी था। उस मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आपको स्वर्गीय जेल में सावधान रहना होगा। तू हुआन ने और कुछ नहीं कहा। वे उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उसे केवल अपने दूसरे भाई के इकलौते बेटे येजिवेन की चिंता थी। नहीं तो वह और कुछ नहीं कहते।
येज़िवेन ने सिर हिलाया। पितृपूजन समारोह लगभग 1 वर्ष तक चलेगा। करने के लिए कई बोझिल प्रक्रियाएं थीं। जब येज़िवेन स्वर्गीय जेल से बाहर आएगी तो यह लगभग खत्म हो चुका होगा। उस समय येज़िवेन फिर से ये जूनशान की पूजा करने जा सकती थी। ये सब पूरी तरह संभव थे। हालांकि येज़िवेन का इरादा सीधे स्वर्गीय जेल जाने का नहीं था। वह अब विधि प्रकटीकरण क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर प्रवेश कर चुका था। वह कानून अभिव्यक्ति दायरे के चौथे स्तर में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर था। यह सब येज़ुकोन की तलवार की समझ के कारण था। अब वह सफलता से केवल एक कदम दूर था। सफलता के बाद उन्होंने स्वर्गीय जेल जाने का मन बना लिया था। उसने केवल स्वर्गीय कारागार के बारे में सुना था। वह विशिष्ट स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं था। वह केवल जितना संभव हो सके अपनी ताकत बढ़ाने का विकल्प चुन सकता था। अपना मन बनाने के बाद येज़िवेन ने तुरंत लुओए शहर में शाखा परिवार के छोटे से प्रांगण में कतार लगा दी और पीछे हटना शुरू कर दिया। दूसरा भाई फिर से पीछे हट गया। यह वास्तव में उबाऊ है। यह देखकर कि येज़िवेन फिर से पीछे हटने के लिए चली गई, ये कियाओ ने अपने नन्हे पैरों से यार्ड में पत्थरों को लात मारते हुए कहा। इसीलिए ब्रदर वेन के पास इतनी अद्भुत शक्ति है। यदि आप पीछे हटने में अधिक मेहनत करने को तैयार हैं तो क्या आप आधे अधूरे कानून अभिव्यक्ति दायरे में फंस जाएंगे? तू माओ ने सीधे चेहरे से कहा। वास्तव में चाहे वह ये कहो या ये कियाओ, उनकी प्रतिभा खराब नहीं थी, लेकिन उनका स्वभाव अस्थिर था। वे पहले से ही सैकड़ों साल के थे, लेकिन वे अभी भी बच्चों की तरह थे। हालांकि उनके कम से कम हजारों वर्षों के जीवनकाल के अनुसार इस समय वे वास्तव में केवल बच्चे थे। हालांकि उन्हें अपने दिल में आहें भरनी पड़ीं। अगर येज़िवेन ने खेती करने के लिए हर समय जब्त नहीं किया तो उसके पास यह ताकत कैसे हो सकती थी? वह परमेश्वर के पुत्र को भी हरा सकता था। क्या यह शक्ति आकाश से गिरी थी? मंच पर 1 मिनट, मंच से 10 साल का काम। हर कोई दूसरों के सामने वैभव ही देख सकता था। पर्दे के पीछे उनके प्रयासों को कितने लोग देख सकते हैं? स्वाभाविक रूप से येज़िवेन नहीं जानती थी कि बाहर क्या हो रहा है। इस समय गार्ड की बाधा के लिए आत्मा का एक निशान जोड़ने के अलावा उन्होंने खुद को खेती के लिए समर्पित कर दिया था। वह पहले से ही व्यवस्था प्रकटीकरण क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर प्रवेश कर चुका था। इस समय वह कानून प्रकटीकरण दायरे के चौथे स्तर से दूर विंडो पेपर की केवल एक पतली परत था। वह कभी भी टूट सकता था। वह पलंग पर पालथी मारकर बैठ गया। अनगिनत रक्त पत्थरों को रक्त क्यूई में घोल दिया गया और फिर उसके शरीर में डाला गया, जिससे उसका शरीर रक्त क्यूई के फटने का कारण बना। उसके शरीर में सितारों की शक्ति जुटाई जाने लगी और आध्यात्मिक युवान की एक बड़ी मात्रा ने उसके शरीर के चारों ओर एक तूफान बना दिया, जो उसके शरीर के हर छिद्र से बाहर निकल रहा था। यदि सभी आभा को छुपाने वाली संरचना के लिए नहीं, तो बहुत से लोग इस समय तक चिंतित हो गए होते। उनकी लामबंदी के तहत अनगिनत रक्त क्यूई आध्यात्मिक युवान में बदल गए और ट्रांसेंडेंस दायरे के चौथे स्तर की बाधा पर पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर दिया। एक साधारण व्यक्ति के लिए सफलता प्राप्त करना बहुत आसान होगा यदि उसके पास एक शिवेन के समान साधना का स्तर हो। हालांकि येज़िवेन की साधना एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक मोटी थी, लेकिन साथ ही प्रत्येक चरण एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक कठिन भी था। हर सफलता आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक कठिन थी। उसकी दिव्य भावना की गहराई में मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष से प्रकाश की अनगिनत किरणें उसकी चेतना के समुद्र को ढक लेती हैं, जिससे वह किसी भी समय और स्थान पर आत्मज्ञान की स्थिति में रह सकता है। यह एक ऐसा फायदा था जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि परमेश्वर का पुत्र भी उसकी तरह किसी भी समय और स्थान में प्रकाश की अवस्था में प्रवेश नहीं कर सका। हालांकि येज़िवेन स्वाभाविक रूप से एपिफेनी की स्थिति में प्रवेश कर सकती थी, जब तक उसके पास पर्याप्त लिंक की था। आम लोगों के लिए यह एक राक्षसी प्रतिभा की तरह सरल नहीं था। ट्रांसेंडेंस दायरे के चौथे स्तर की बाधा को लगातार तोड़ने की प्रक्रिया में 10 दिन बीत चुके थे। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए और कई लोगों को समय बीतने का आभास तक नहीं हुआ। इन 10 दिनों के दौरान येज़िवेन और परमेश्वर के पुत्र के बारे में चर्चा जारी थी। विशेष रूप से परमेश्वर के पुत्र येज़िवेन के विभिन्न जादुई प्रदर्शनों ने पहले ही सभी की आंखें खोल दी थीं। उसके बाद वह व्यक्तिगत रूप से कबीले प्रमुख द्वारा लिया गया और कबीले प्रमुख का निजी शिष्य बन गया। बाद में उन्हें व्यक्तिगत रूप से कबीले प्रमुख द्वारा तैयार करने के लिए ले जाया गया। कबीले प्रमुख के दैनिक मामलों के स्तर के साथ अब जब वह येज़िवेन को व्यक्तिगत रूप से तैयार करने के लिए ले गया था, तो कोई भी कल्पना कर सकता है कि कबीले प्रमुख के दिल में येज़िवेन कितना महत्वपूर्ण था। यदि अन्य प्रतिभाओं को केवल भविष्य में आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका कहा जा सकता है, तो भगवान का पुत्र निश्चित रूप से भविष्य में कबीले प्रमुख के स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा और यहां तक एक विशेषज्ञ बनने के लिए भी अधिक अत्याचारी बन जाएगा। कबीले प्रमुख। यही कारण है कि कुलपति उसे अलग तरह से देखते थे। उच्च अधिकारी की नज़र में येज़िवेन में निश्चित रूप से बहुत क्षमता थी, लेकिन स्पष्ट रूप से उसके और परमेश्वर के पुत्र येज़ुकोन के बीच एक बड़ा अंतर था, जिसने देवताओं की रक्त रेखा को जगाया था।
हालांकि वह येज़िवेन से हार गया था, लेकिन उसके कारण कोई भी उसे कम नहीं आंकेगा। इन स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञों के बीच मुकाबला सिर्फ 1 या 2 मैचों तक ही सीमित नहीं था। इसके विपरीत वे भविष्य में हजारों वर्षों तक प्रतिस्पर्धा करेंगे। एक क्षणिक जीत या हार का कोई मतलब नहीं था। वास्तव में बहुत से लोगों का मानना कि भले ही येज़िवेन ने अब येज़ुकोन को हरा दिया है, लेकिन भविष्य में उसे येज़ुकोन के पैरों तले रेंगना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी येज़िवेन और येज़ुकोन अभी भी हर किसी की चर्चा का केंद्र थे, खासकर जब से इन दो लोगों को परिवार द्वारा संस्कारित नहीं माना जा सकता था। यहाँ तक ये जिंग, जो तीसरे स्थान पर थी, एक नाजायज बच्चे के रूप में दिखाई दी। बहुत से लोग इस पर विचार करने लगे कि क्या वास्तव में पूरे परिवार की साधना पद्धति में कोई समस्या है। इस साल के टूर्नामेंट में शीर्ष 3 में से किसी का भी परिवार के साथ कोई स्पष्ट संबंध नहीं था, जिसका मतलब था कि ये जिंग को एक बड़े शॉट द्वारा गुप्त रूप से तैयार किया गया माना जा सकता था। दूसरी ओर येज़िवेन और येज़ुकोन के विकास का स्पष्ट रूप से पूरे परिवार से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि येज़ुकोन परिवार में पला बड़ा था, लेकिन उसके विकास का परिवार से बहुत कम लेना देना था। वह पूरी तरह से स्व सिखाया गया था और सभी प्रकार की मार्शल आर्ट ज्यादातर स्वनिर्मित थी या खून की यादों के जागरण से आई थी। और येज़िवेन का ये परिवार से कोई लेना देना नहीं था। वह विशुद्ध रूप से बाहर बड़ा हुआ। वे परिवार के संसाधनों पर निर्भर हुए बिना इस स्तर तक बढ़ सकते थे। अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा दिखाने के अलावा यह भी साबित कर दिया कि परिवार की खेती प्रणाली विफल रही थी। हालांकि इसका येज़िवेन से कोई लेना देना नहीं था, जो बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रही थी। उन्होंने शायद ही कभी बाहरी दुनिया की टिप्पणियों की परवाह की हो। 10 दिन बाद कमरे में येज़िवेन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और फिर उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा एक बाढ़ की तरह थी जिसे रोका नहीं जा सकता था। यह पूरी तरह से बह गया, एक धार में बदल गया जो सभी दिशाओं में बह गया। मूल रूप से स्थापित किया गया गठन इस धार के प्रभाव का सामना नहीं कर सका और तुरंत टूट गया। यह शक्तिशाली आभा तुरंत आकाश तक पहुंच गई। ये जुनहाई, ये जुन्यान और अन्य जो येज़िवेन के बंद कमरे में प्रशिक्षण देख रहे थे, उन्हें भी तुरंत इसका पता चल गया। वे येज़िवेन को लगातार बेहतर होता देखकर बहुत खुश थे और उनके दिल भी बहुत संतुष्ट थे। जल्द ही वह आभा जो मूल रूप से आकाश तक पहुंची थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई और येज़िवेन के शरीर में समा गई। अंत में वह कानून घोषणा क्षेत्र के चौथे स्तर पर था। उसकी लड़ाकू शक्ति भी एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। यहाँ तक वह कानून घोषणा क्षेत्र के 7वें स्तर पर मास्टर्स के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सकता था। यह केवल एक साधारण मामला नहीं था, क्योंकि उनकी युद्धक शक्ति में एक स्तर की वृद्धि हुई थी। ट्रांसेंडेंस दायरे के चौथे स्तर से पहले उन्हें केवल ट्रांसेंडेंस दायरे के शुरुआती चरण के रूप में माना जा सकता था। पारलौकिक क्षेत्र के 7वें स्तर से पहले उसे केवल पारलौकिक क्षेत्र के मध्य चरण के रूप में माना जा सकता था। ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 7वें स्तर में सही मायने में कदम रखने से ही उन्हें ट्रांसेंडेंस दायरे के अंतिम चरण में कदम रखने के रूप में माना जा सकता है। पारलौकिक क्षेत्र के मध्य चरण की तुलना में यह एक बहुत बड़ा कदम था। यह निश्चित रूप से एक छोटे से सुधार जितना सरल नहीं था। इसके बजाय वह एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गया था और पहले से बिल्कुल अलग था। यदि वह 10 दिन पहले का वह होता, तो निश्चित रूप से वह वर्तमान के लिए मैच नहीं होता। वास्तव में वह पूरी तरह से पराजित होने से पहले कुछ चालों का सामना करने में भी सक्षम नहीं हो सकता है। यह उनकी ताकत का पूर्ण परिवर्तन था। लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म के चौथे स्तर तक पहुंचने के बाद येज़िवेन ने बंद कमरे में प्रशिक्षण जारी नहीं रखा। जहां तक क्षेत्र को मजबूत करने की बात है, वह इसे कानून प्रवर्तन जेल में कर सकता था। कानून प्रवर्तन जेल, महान प्रतिभा की कब्र, मैं आ रहा हूं। येज़िवेन की आंखों में चमक थी। अगले दिन सुबह सुबह येज़िवेन ने अपने पहले अंकल, तीसरे अंकल और ये माओ को अलविदा कहा और कानून प्रवर्तन शहर गए। हालांकि कानून प्रवर्तन हॉल की विभिन्न स्थानों में शाखाएं थीं, मुख्यालय कानून प्रवर्तन शहर में था। कानून प्रवर्तन हॉल के मुख्यालय के रूप में कानून प्रवर्तन शहर स्वाभाविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। कहा जा सकता है कि इसमें कई उस्ताद थे। विरोधियों को उतावलेपन से कार्य करने से रोकने के लिए पूरे वर्ष आकाश में एक अत्याचारी आभा थी। हालांकि यह सिर्फ एक शहर था, यह कानून प्रवर्तन हॉल का मुख्यालय था। इसमें हर तरह के स्पेस थे। आम लोग उन्हें बिल्कुल नहीं देख सकते थे। वे केवल विशेष तरीकों से प्रवेश कर सकते थे और बाहर निकल सकते थे। कानून प्रवर्तन जेल अपने आप में एक विशेष स्थान था जो मुख्य विमान में मौजूद नहीं था। केवल इस तरह से यह सबसे सुरक्षित था। कुछ लोग जेल में घुसना भी चाहें तो उन्हें घुसने की जगह नहीं मिल रही थी। इसके अलावा कानून प्रवर्तन शहर में दिव्य क्षेत्र के कई विशेषज्ञ थे। कानून प्रवर्तन जेल एक ऐसी जगह थी जहां ये परिवार के कई अपराधियों को कैद किया गया था, इसलिए इसे एक अभेद्य किले के रूप में माना जा सकता था। इस समय कानून प्रवर्तन शहर बहुत जीवंत था। अनगिनत स्वामी अंदर और बाहर गए।
चूंकि यह ये कबीले का पुश्तैनी पूजा समारोह था, कानून प्रवर्तन शहर के कई मास्टर्स को ये कबीले की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होने के लिए ये कबीले में भागना पड़ा। कानून प्रवर्तन हॉल और डाक हॉल ने सभी अस्थिर कारकों को दबाने के लिए मिलकर काम किया। ये कबीले का पुश्तैनी पूजा समारोह हर 100 साल में केवल एक बार आयोजित किया जाता था। यदि इस तरह के एक महत्वपूर्ण दिन को बाधित किया गया तो ये कबीले का चेहरा पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में खो जाएगा। इस समय ये क्लान में सभी को स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना था। कानून प्रवर्तन हॉल का कार्य, जो कानूनों का प्रभारी था, सामान्य से कई गुना अधिक भारी था। क्योंकि कानून प्रवर्तन हॉल सतह पर कानूनों का प्रभारी था, कानून प्रवर्तन हॉल द्वारा संभालने के लिए कई तुच्छ मामलों की आवश्यकता थी। डाक हॉल, दूसरी ओर, केवल कुछ अस्थिर कारकों को साफ करने के लिए अंधेरे में दिखाई दिया। वे एक अलग दिशा के लिए जिम्मेदार थे। सौभाग्य से ये जिवेन पहले से ही एक रजत शिष्य थे। उसे उन बातों की परवाह करने की जरूरत नहीं थी, नहीं तो वह मौत से नाराज हो जाएगा। ये जिवेन के कानून प्रवर्तन शहर में आने के बाद कोई बगल में उसका इंतजार कर रहा था। उन्होंने उसे कानून प्रवर्तन जेल में निर्देशित किया। यह कानून प्रवर्तन हॉल का एक बुजुर्ग था। उनकी आभा संयमित और गंभीर थी। उसने केवल ये शिवेन पर एक नज़र डाली। आप ये जिवेन हैं। हालांकि ये जिवेन की अब बहुत प्रतिष्ठा थी, लेकिन पुराने प्राचीन वस्तुओं के लिए यह सामान्य था, जो साल भर कानून प्रवर्तन शहर के प्रभारी थे और उन्हें नहीं जानते थे। हो सकता है कि ये लोग कानून प्रवर्तन शहर को हजारों सालों तक न छोड़ें। युवा पीढ़ी का उत्थान उनके लिए अर्थहीन था। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ देखा होगा। वे अतीत में उनमें से एक भी हो सकते हैं। उन्होंने बादलों के उठने और गिरने की निगरानी की परवाह नहीं की। हाँ, ये जिवेन ने सिर हिलाया। मेरे पीछे आओ। वृद्ध घूमा और कानून प्रवर्तन शहर की गहराई की ओर चल पड़ा। कानून प्रवर्तन शहर के कई विशेषज्ञों ने जब बड़े को देखा तो उसके लिए रास्ता बनाया। मेरे पीछे आओ, गलत कदम मत उठाओ। कानून प्रवर्तन जेल कानून प्रवर्तन शहर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हर कदम पर जाल और सरनी है। यदि आप एक गलत कदम उठाते हैं तो आप सरनियों द्वारा मारे जा सकते हैं। तब तक तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, बुजुर्ग ने बेहोश होकर कहा। ये जिवेन ने सिर हिलाया। वह इस समय दिखावा नहीं करेगा। कानून प्रवर्तन जेल कानून प्रवर्तन शहर की गहराई में स्थित थी। वहां स्पेस गेट की भी व्यवस्था की गई थी। अन्य स्थानों की तुलना में कानून प्रवर्तन कारागार सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। ये जिवेन ने दूर से शून्य में एक विशाल गेट देखा। खाली था और कुछ भी नहीं था। हालांकि ये जिवेन को पता था कि यह कानून प्रवर्तन जेल का द्वार था। उन्होंने अभी अभी कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार की सीमा में प्रवेश किया था। वे अभी तक गेट पर पहुंचे भी नहीं थे। अचानक उन्हें लगा कि अनगिनत अत्याचारी निगाहें उन पर गिर रही हैं। हालांकि उन्होंने केवल एक पल के लिए उनकी ओर देखा और जल्दी से अपनी निगाहें हटा लीं। गड़गड़ाहट। जैसे ही विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुला, उनके सामने गड़गड़ाहट की आवाज आई। भीतर से एक आकृति उछली। यह एक युवक था जिसने शानदार लबादा और पंखों वाला मुकुट पहना हुआ था। उनके पास एक अहंकारी अभिव्यक्ति और तेज आभा थी। यह स्पष्ट था कि वह अभी अभी एन्फोर्सस स्वर्गीय कारागार से बाहर आया था। ये जिवेन बड़े के मार्गदर्शन में धीरे धीरे गेट की ओर चलीं। जब वे तीनों वहां से गुजरे तो युवक ने अचानक कहा, 1 मिनट रुको। 1 मिनट रुको। युवक ने ये जिवेन और ये जिवेन को रोका। युवक ने ये जिवेन को देखा और थोड़ी ठंडी आवाज में कहा। उनके शरीर पर आभा तेज थी और जाहिर था कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। क्या गलत है? क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? ये शिवेन ने कुछ संदेह के साथ पूछा। तुम ये जिवेन हो, है ना? युवक ने ये जिवेन को देखा और कहा। हाँ। ये शिवेन अपने दिल में थोड़ा सतर्क थी। यह युवक वास्तव में उसका नाम जानता था। ऐसा लग रहा था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैंने लोगों को स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल में भी आपके नाम का उल्लेख करते सुना है। आप हाल ही में बहुत प्रसिद्ध प्रतीत होते हैं। ऐसा ही हुआ कि मैं आपको खोजने के लिए स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल से बाहर आया। यह बहुत अच्छा है कि मैं अब आपसे मिला हूँ। युवक के चेहरे पर थोड़ा अहंकार था। वह थोड़ा अहंकारी लग रहा था। मुझे ढूंढ रहे हो? ये जिवेन ने अपने चेहरे पर कुछ उलझन भरी नजर दिखाई, लेकिन वास्तव में वह अपने दिल में और भी अधिक सतर्क था। यह मामला इतना आसान नहीं था, चाहे वह इसे कैसे भी देखे। हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, युवक ने धीरे से कहा। उसके चेहरे का अहंकार जरा भी नहीं बदला। मेरा नाम ये यूहान है। मुझे पता है कि आपने इस प्रतियोगिता में 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल प्राप्त किया है। युवक, ये यूहान ने जारी रखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम बड़ी मुसीबत में हो? यह 9 घूमने वाला ताइक्वान गोल्डन अमृत युवान दायरे में प्रवेश करने की कुंजी है। जिस क्षण से आपने इसे प्राप्त किया है, बहुत से लोग इसके लिए आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। यह 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल है जो पितृसत्ता द्वारा प्रदान किया गया था। क्या आपको लगता है कि वे इसे बलपूर्वक छीन सकते हैं? ये शिवेन ने उत्तर दिया और बड़े की ओर फिर से देखा। बुजुर्ग हाथ पीछे करके खड़ा था।
ऐसा लगता है कि इन विवादों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, मानो उसने दो युवा योद्धाओं के बीच बातचीत नहीं सुनी। वास्तव में नौक्रांति ताइक्वान गोल्ड अमृत को परिवार के मुखिया द्वारा व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत किया गया था। जब तक वे जीने से थक नहीं जाते तब तक वे इसे छीनने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि वे इसे खुले तौर पर नहीं छीन सकते, लेकिन अगर वे इसे गुप्त रूप से करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आप जीवन भर बाहर नहीं जा सकते? जरा सी भी हरकत और आप बिना कब्रगाह के मर जाएंगे। ये यूहान ने येज़िवेन की ओर देखा और कहा, हालांकि वह उसकी प्रतिष्ठा के बारे में जानती थी, लेकिन उसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। येज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह वास्तव में एक बहुत ही यथार्थवादी समस्या थी। वे ये परिवार में येज़िवेन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि यह कहना कठिन था कि क्या वे ये परिवार को छोड़ेंगे। ये परिवार में उतने ही विशेषज्ञ थे जितने बादल थे, और बहुत सारे लोग थे। वहां करोड़ों लोग थे, और जब बहुत अधिक लोग थे तो उनके हृदय स्वाभाविक रूप से एक नहीं होंगे। कुछ लोग बड़ी तस्वीर देख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग थे जो स्वार्थी थे। नौक्रांति ताइक्वान गोल्डन अमृत का आकर्षण बहुत अधिक था। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र और आकाशीय क्षेत्र जीवन के दो चरम स्तरों की तरह थे। कानून घोषणा क्षेत्र के विशेषज्ञों को प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में रीढ़ की हड्डी के विशेषज्ञ के रूप में माना जाता था। हालांकि उनकी एक निश्चित स्थिति थी, वे अनिवार्य रूप से महत्वहीन व्यक्ति थे। केवल जब उन्होंने आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश किया तो उन्हें पूरे प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में एक बड़ी हस्ती के रूप में माना जा सकता था। केवल प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में ही उनके शब्दों का वजन हो सकता था, और किसी ने भी आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ की राय को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में बहुत कम कानून घोषणा क्षेत्र विशेषज्ञ थे जो आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। हो सकता है कि 100 लोगों में एक भी न हो, और यह अनुपात और भी कम हो सकता है। यहाँ तक कि वे प्रतिभाएं भी नहीं सोचेंगी कि वे निश्चित रूप से दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। इस समय की युवा पीढ़ी में केवल परमेश्वर के पुत्र येज़ुकोन को आकाशीय क्षेत्र और दिव्य क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए माना जाता था। भविष्य में उन्हें ये परिवार के पैट्रियार्क जैसी दिग्गज हस्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का अवसर मिलेगा। जहां तक अन्य लोगों की बात है, हालांकि उनमें क्षमता थी, यदि उनमें से एक भी दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है तो यह उनके परिवार के पोषण की बर्बादी होगी। इससे यह देखा जा सकता है कि संपूर्ण प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में दिव्य क्षेत्र की किस प्रकार की स्थिति थी। इस वजह से यह जानना आसान था कि इन लोगों के लिए 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर कितना आकर्षक था। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि वे आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि अगर उनके पास 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर होता तो सब कुछ पूरी तरह से अलग होता। हालांकि 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर सफलता दर को 100% तक बढ़ाने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर लेने वाला कोई भी व्यक्ति कभी असफल नहीं हुआ था। इसलिए येज़िवेन के हाथों में 9 क्रांतियों ताइक्वान गोल्डन अमृत ने भी बहुत ध्यान आकर्षित किया था। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। यहाँ तक जब उन्होंने लुओएसिटी शाखा परिवार को छोड़ा था, तब भी उन्होंने कई लोगों की निगाहें उन पर महसूस की। कुछ तो खुलेआम और बेशर्मी से उसे घूर रहे थे, जैसे उन्हें डर नहीं था कि येज़िवेन उन्हें खोज लेगा। या शायद उन्होंने सोचा था कि अगर येज़िवेन ने उन्हें खोज भी लिया तो भी वह कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बेईमानी ने येज़िवेन को बहुत नाराज कर दिया। हालांकि वह जानता था कि ये परिवार में कई अज्ञात शक्तियां थीं। इससे पहले कि वह इसका पता लगाए, उसे बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होना चाहिए। अगर वह ट्रू मार्शल स्कूल में होता, अगर कोई इतनी बेशर्मी से उसकी जासूसी करने की हिम्मत करता, तो वह उसके द्वारा पूरी तरह से मिटा दिया जाता। हालांकि यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से 9 क्रांतियों ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर के लिए यहाँ था। 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर के लिए वह वास्तव में कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल से भाग गया था। येज़िवेन पहले से ही स्पष्ट रूप से जानता था कि उसका क्या मतलब है। येज़िवेन, मैं तुम्हारे कर्मों के बारे में जानता हूं और तुम एक चतुर व्यक्ति हो। अब बहुत से लोग आपकी 9 क्रांतियों ताइक्वान गोल्डन अमृत को लालच से देख रहे हैं, और जहां तक मैं जानता हूं, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे ऊपरी क्षेत्रों में ऐसी ताकतें हैं जो आपके लिए पर्याप्त रूप से अनुकूल नहीं हैं। इसलिए मेरे कहने के अनुसार यह वास्तव में बहुत सरल है। जब तक आप 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर सौंपते हैं, हमारा गोल्डन जेड पवेलियन इस बात की गारंटी दे सकता है कि कोई भी आपको फिर से परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। हमारा गोल्डन जेड पवेलियन भी ऊपरी क्षेत्रों में बहुत शक्तिशाली है। यदि आप हम पर भरोसा करना चुनते हैं, भले ही ऊपरी क्षेत्रों में समस्याएं हों, हम भी आपके लिए इन चीजों को सुलझा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? ये यूहान ने येज़िवेन को देखा और कहा। उसके आवेदन में थोड़ी ओछी बात थी। जाहिर है उसने नहीं सोचा था कि येज़िवेन मना कर देगी। शायद उनकी राय में येज़िवेन बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती थी। यह स्थिति पहले से ही किसी के लिए बहुत अच्छी थी। बेशक हम आपको मुआवजा भी देंगे।
हम आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। उस समय हमारे राजकुमार जिन व्यक्तिगत रूप से आपकी साधना का मार्गदर्शन करने के लिए आगे आएंगे। आप जल्द ही कानून के प्रकटीकरण के दायरे के चौथे स्वर्ग या यहाँ तक 5वें स्वर्ग में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। यह समस्या नहीं है। अगर मैं 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर की रक्षा नहीं कर सकता तो क्या आपको लगता है कि आपका गोल्डन जेड मंडप कर सकता है? येशिवेन ने आखिरकार अपने मुंह से यह सुना। उसके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान तैर गई। वह इस गोल्डन जेड मंडप के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ नहीं थे। ये परिवार में विभिन्न संगठन अचंभे में पड़ गए। मुख्य परिवार और शाखा परिवारों की मूल संरचना के अलावा कानून प्रवर्तन हॉल, डाक हॉल और कई अन्य संगठन भी थे। इन औपचारिक संगठनों के अलावा कई छोटे समूह भी थे। कुछ अत्याचारी शिष्यों ने अपनी टीम बनाई, ठीक उसी तरह जैसे येजिवेन ने शुरुआत में कियान्यू मंडप बनाया था। उनकी अपनी टीम के साथ ऐसे लोगों का एक समूह होगा जो उनकी सेवा करेंगे। गोल्डन जेड मंडप बहुत बड़े छोटे समूहों में से एक था। प्रिंस जिन और प्रिंस यू के नाम से जाने जाने वाले दो नेता थे। जब दोनों सेना में शामिल हुए तो वे ये परिवार की युवा पीढ़ी के बीच भी शीर्ष अस्तित्व थे। ये परिवार की युवा पीढ़ी में स्वाभाविक रूप से केवल येसु और कुछ अन्य ही नहीं होंगे। कुछ ऐसे भी थे जो उनसे उम्र में बड़े थे लेकिन फिर भी उन्हें युवा पीढ़ी के शीर्ष स्वामी के रूप में माना जाता था। वे सभी अतीत के शीर्ष स्वर्ग के पसंदीदा थे लेकिन वे अपनी उम्र की ऊपरी सीमा तक पहुंच चुके थे। इसलिए ज्यादातर समय उन्हें दूसरी पंक्ति में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उन पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके विपरीत उनकी ताकत में सुधार के साथ उनकी सेना अधिक से अधिक अत्याचारी हो गई। उनमें से कुछ औपचारिक संगठनों की तुलना में बड़ी ताकतों को संगठित करने में भी सक्षम थे। ये थे युवा पीढ़ी की असली ताकत। येसु और अन्य इतने प्रसिद्ध क्यों थे? इसका कारण यह था कि वे प्रसिद्धि और दौलत के लिए प्रतिस्पर्धा करना पसंद नहीं करते थे। वे अतीत में भी इतने गौरवशाली रहे थे। भविष्य में येसुए और अन्य लोग भी इन लोगों में शामिल होंगे। यह एक अपरिहार्य नियम था। इसलिए येयुहान ने येजिवेन को अपनी आंखों में नहीं डाला। उनकी राय में येजिवेन चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह इस पीढ़ी का केवल एक युवा गुरु था। वो येजिवेन से कई पीढ़ी बड़े थे। ताकत और अनुभव के मामले में वो येशिवेन से कहीं ऊपर थे। कहने की बात नहीं है, येजिवेन सिर्फ एक लड़का था जो बाहर से लौटा था। हालांकि उसने येजिवेन से मदद मांगी थी, फिर भी उसने उसे अपनी आंखों में नहीं डाला। बिल्कुल, येयुहान के चेहरे पर थोड़ा अहंकार दिखाई दिया। आप बाहर से वापस आ गए, इसलिए आप शायद ये नहीं समझते कि ये कबीले में स्वर्ण मंडप की स्थिति क्या है। यह कहा जा सकता है कि 5 महापुरुषों के अलावा हमारा स्वर्ण मंडप भी हो सकता है। कई स्वर्ग के चुने हुए लोगों में से भी शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करें। हमारी तुलना में अन्य केवल दोयम दर्जे की ताकतें हैं। यदि वे हमारे स्वर्ण मंडप पर विचार करने का साहस करते हैं तो वे जीने से थक गए होंगे। यहाँ तक हमारे परिवार के वरिष्ठ लोगों के बीच भी हमारे पर्याप्त संबंध हैं। हम आगे आकर आपके लिए उन चीज़ों को सुलझा सकते हैं जो आप नहीं सुलझा सकते। हमारे लिए ये केवल तुच्छ मामले हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? आपके द्वारा 9 क्रांतियों की रहस्यमयी सुनहरी गोली हमें सौंपने के बाद कोई परेशानी नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। येशिवेन के चेहरे पर कुछ व्यंग्यात्मक भाव प्रकट हुए। क्या उन्होंने वास्तव में सोचा था कि वह डर गया था? कानून प्रवर्तन हॉल में शामिल होने के बाद उन्हें प्रशिक्षित होने के लिए एक प्रमुख प्रतिभा के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यहाँ तक ये जेंटियन भी हमेशा अपनी प्रगति पर ध्यान देते थे। यहाँ तक ये जेंटियन ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह येजिवेन के लिए उच्च अधिकारी के मामलों को सुलझा सकता है और उन लोगों को येजिवेन को निशाना नहीं बनाने के लिए राजी कर सकता है। वो केवल इतना कह सकता था कि वो येशिवेन की सुरक्षा बढ़ा देगा। उनका स्वर्ण मंडप किसे लगता था कि वे थे? उन्होंने वास्तव में शेखी बघारने का साहस किया कि कानून प्रवर्तन हॉल भी इस मामले को नहीं सुलझा सका, या यह महज एक नौटंकी थी। वास्तव में वे येशिवेन के लिए समस्या को हल करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखते थे। वे केवल 9 क्रांतियों की रहस्यमय गोल्डन पिल के येजिवेन को धोखा देना चाहते थे। तो जिवेन ने अपने जीवन में सभी प्रकार की परिस्थितियों का अनुभव किया था। इस तरह के मामले में वह तुरंत देख सकता था कि इस स्वर्ण मंडप का उसके लिए समस्या का समाधान करने का कोई इरादा नहीं था। यहाँ तक अगर उन बड़े शॉट्स के बीच उनके अपने संपर्क थे तो क्या वे उन बड़े शॉट्स के कार्यों को निर्देशित कर सकते थे? यह बिल्कुल असंभव था। वे पहले 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल को धोखा देना चाहते थे। जहां तक जिवेन की बात है तो शायद उनकी नज़रों में वो कुछ भी नहीं था। वे चाहते थे कि वह केवल कुछ शब्दों के साथ आज्ञाकारी रूप से 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल सौंप दें। क्या उन्होंने वास्तव में सोचा था कि वह डरा हुआ था और उसे कोई ज्ञान नहीं था? मुझे लगता है कि आपको गोल्डन पवेलियन को इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जिवेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, जैसे उसे इस मामले की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। स्वर्ण मंडप की बातें हों या तरह तरह की धमकियां, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी।
ये यूहान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन वास्तव में मना कर देगी। शायद पिछला अनुभव बहुत सहज था। अतीत में जब तक स्वर्ण मंडप के नाम का उल्लेख किया गया था तब तक यह बस सफल रहा था। किसी ने भी गोल्डन पवेलियन को मना करने की हिम्मत नहीं की और किसी ने भी प्रिंस जिन और प्रिंस यू दोनों को मना करने की हिम्मत नहीं की। यह कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। अचानक उसका चेहरा ठंडा हो गया और उसने येज़िवेन को देखा और कहा, आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा, यदि आप गोल्डन पवेलियन को मना करते हैं तो न केवल आपको हमारी सुरक्षा नहीं मिलेगी, इसके विपरीत आपको भी सूची में शामिल किया जाएगा स्वर्ण मंडप के दुश्मनों की। येज़िवेन के इनकार ने ये यूहान को महसूस कराया कि उसका आत्मसम्मान कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हो गया था। अचानक उसका रंग कुछ उग्र हो गया। अगर वह कर सकता है तो वह इस घमंडी लड़के को यह बताने में कोई आपत्ति नहीं करेगा कि उसका वजन कितना है। हमारे गोल्डन पवेलियन के दो नेता प्रिंस जिन और प्रिंस यू पहले से ही कानून घोषणा क्षेत्र के शिखर पर प्रवेश कर चुके हैं। यदि आप उनके खिलाफ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि परिणाम क्या हैं। ये यूहान ने धमकी देना जारी रखा। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं डरने वाला नहीं हूं, मुझे डराना कैसे संभव है। येज़िवेन ने उपहास किया और अपनी धमकी को उसकी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला। आप वास्तव में नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। क्या आपको लगता है कि कानून प्रवर्तन हॉल में प्रवेश करने के बाद आप ठीक होंगे? कानून प्रवर्तन हॉल में हमारे स्वर्ण मंडप के कई विशेषज्ञ हैं। भले ही तुम पृथ्वी के छोर तक भाग जाओ, यह बेकार होगा। ये यूहान ने धमकी दी। उसके बगल में बड़े के चेहरे पर एक शांत और अविचलित भाव था। उसने ये यूहान की धमकी की बिल्कुल परवाह नहीं की। दूसरे शब्दों में, उनकी राय में, शायद यह सिर्फ लड़ने वाले बच्चों का एक समूह था। यह दिन में कई बार हुआ, तो इसमें ध्यान देने की क्या बात थी। फिर उन्हें एक चाल चलने दो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन मेरे खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत करता है। उस समय मुझे निर्मम होने का दोष मत दो। तू ज़िवेन ने उपहास किया और कहा, ऐसा लगता है कि मैं हाल ही में बहुत कमजोर हो गया हूं। यहां तक कुछ टॉम, डिक और हैरी भी मुझे परेशान करने की हिम्मत करते हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मैं कोई नहीं हूं? ये यूहान का रंग अचानक उदास हो गया। उसने शेख ही बघारी कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसने येज़िवेन की आंखों में बिल्कुल भी नहीं डाला। हालांकि परिणाम यह हुआ कि एक शिवेन द्वारा उसका तिरस्कार किया गया। वह ऐसे परिणाम को कैसे स्वीकार कर सकता था? चूंकि तुम बहुत जिद्दी हो और एक टोस्ट पीने के लिए मजबूर होने के लिए केवल एक टोस्ट को मना कर दिया, तो मैं तुम्हें और हमारे बीच की खाई को दिखाऊंगा। यह मत सोचो कि तुम मेरे सामने सिर्फ इसलिए अहंकारी हो सकते हो क्योंकि तुम हार गए। ये जिंग और अन्य, मुझे वर्तमान भगवान के बच्चे ये ज़ुकोन की भी परवाह नहीं है। तू ज़ुकोन अचानक दहाड़ा और अपनी मुट्ठी बांध ली। अचानक उसके चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा में अनगिनत दरारें आ गईं। उसके हाथ में एक भयानक शक्ति जमा होने लगी और उसने एक शिवेन की ओर जमकर वार किया। 10 दिशा विनाश मुट्ठी। यह एक और ये परिवार की प्राचीन खोई हुई तकनीक थी। एक पंच सभी दिशाओं में सब कुछ नष्ट कर सकता है और ब्रह्मांड को उल्टा कर सकता है। यह असाधारण रूप से भयानक था। उसके भयानक मुके के दबाव में अचानक चारों ओर विनाश का आभामंडल छा गया। हर तरफ अनंत विनाश की आभा थी। उनकी ताकत वास्तव में ट्रांसेंडेंस दायरे के 7वें स्तर तक बढ़ गई थी। यह अत्यंत अत्याचारी था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने येज़िवेन और अन्य लोगों की परवाह नहीं की, क्योंकि उसकी नज़र में येज़िवेन और अन्य लोग ट्रांसेंडेंस दायरे के केवल 6ठे स्तर पर थे। वे कुछ भी नहीं थे। हालांकि ट्रांसेंडेंस दायरे का 6ठा स्तर और ट्रांसेंडेंस दायरे का 7वां स्तर केवल एक स्तर अलग थे। ताकत के मामले में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। बहुत से लोग अपने जीवन काल में ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 6ठे स्तर से 7वें स्तर में प्रवेश नहीं कर सके। भले ही उनका भविष्य में अधिक गौरवशाली हो, कम से कम अभी के लिए वे उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। यह 10 दिशा विनाश मुट्ठी वास्तव में इस स्तर तक खेती की गई है। ये यूहान बुरा नहीं है। इसी समय उनके चारों ओर कुछ दिव्य इंद्रियां प्रकट हुईं। येज़िवेन और ये यूहान के बीच टकराव ने पास से गुजर रहे मास्टर्स का ध्यान आकर्षित किया था। हाँ, इस 10 डायरेक्शन डिस्ट्रक्शन फिस्ट को ये परिवार का रहस्य कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि यह गोल्डन जेड मंडप के लोगों द्वारा कैसे प्राप्त किया गया था। अब केवल गोल्डन जेड मंडप के उच्च अप ही कर सकते हैं इस भयानक तकनीक को विकसित करें। हाँ, ये छोटे संगठन जैसे गोल्डन जेड मंडप वास्तव में अधिक से अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। वे धीरे धीरे हमारे बड़े संगठनों के समान स्तर पर हैं। हाँ, प्रिंस जिन और प्रिंस यू पहले से ही उत्कृष्ट क्षेत्र के शिखर पर हैं। यदि वे भविष्य में एक दिन आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो यह और भी अविश्वसनीय होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वे 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर प्राप्त करने की साजिश रच रहे हैं, जिसे मास्टर ने येज़िवेन को पुरस्कृत किया था। अगर यह मैं होता तो मुझे भी लुभाया जाता। हाँ, मुझे डर है कि येज़िवेन अब मुश्किल में है। ये युवा मास्टर्स वास्तव में शक्तिशाली हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनके और इन वरिष्ठों के बीच अभी भी एक अंतर है।
इस 10 डायरेक्शनल डिस्ट्रक्शन फिस्ट ने तुरंत परिवेश को शाश्वत विनाश के दृश्य में ला दिया। यह चौतरफा हमला था। हालांकि उसने येज़िवेन को अपनी आंखों में नहीं डाला, लेकिन उस समय वह अच्छी तरह से जानता था कि एक शेर भी खरगोश को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। वो शुरू से ही पूरी तरह से आक्रामक था और येज़िवेन को वापस लड़ने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। मुट्ठी के दबाव ने येज़िवेन को तुरंत ऊपर से नीचे तक घेर लिया, येज़िवेन के चारों ओर पूरी तरह से जगह को अवरुद्ध कर दिया। एक पल में ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन एक पागल तूफान से पूरी तरह से घिर गया हो। उसके चेहरे पर कुछ डरावनी मुस्कान थी, जैसे वो येज़िवेन को मुट्ठी से उड़ाए जाने का दृश्य देख रहा हो। यह सिर्फ एक छोटी सी चाल है, येज़िवेन धीरे से चिल्लाए। उसने अपने हाथ फैलाए और अनगिनत सुनहरी बत्तियां बुझा दीं। उसने सीधे 10 डायरेक्शन डिस्ट्रक्शन फिस्ट को थप्पड़ मारा जो एक तूफान की तरह था। बूम! भयानक धमाका हुआ। मुट्ठी के दबाव की भयानक धार को येज़िवेन ने अपने नंगे हाथों से रोक लिया था। यहां तक उनका फिगर भी बिल्कुल नहीं हिलता था। वह एक ऐसे देवता के समान था जो नश्वर संसार में गिर गया था, लोगों से अपनी आराधना करवा रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये यूहान ने देखा कि उसके चौतरफा हमले को येज़िवेन ने आसानी से रोक दिया था। वो येज़िवेन के लिए बिल्कुल भी खतरा पैदा नहीं कर सकता था। वास्तव में उसने कभी किसी को नहीं देखा था जो उसके सभी हमलों को इतनी आसानी से रोक सके। क्या आपके पास केवल कानून के चरण के दायरे के छठे स्तर की युद्ध शक्ति नहीं है? इस समय वह आखिरकार थोड़ा घबरा गया। इसमें गलत क्या है? क्या आपको लगता है कि आपके जैसा कुत्ता हमारे साथ तुलना करने के योग्य है? आप हजारों साल तक जीवित रहे हैं, लेकिन आप एक कुत्ते की तरह रहे हैं। येज़िवेन ने उपहास किया। तुम्हें लगता है कि तुम ये शुकोन के योग्य हो? उसने केवल 100 वर्षों से अधिक समय तक खेती की है। यदि वह तुम्हारी उम्र का होता तो तुम उसके जूते उठाने के लायक भी नहीं होते। हालांकि टूर्नामेंट में येज़िवेन और येज़ुकोन विरोधी थे, लेकिन दोनों के बीच संबंध नहीं बिगड़े। यहां तक एक दूसरे के लिए कुछ सराहना भी हुई। येज़िवेन येज़ुकोन को हराने वाले पहले व्यक्ति थे और येज़ुकोन ही एकमात्र व्यक्ति थे जो हाल ही में उन्हें इस तरह के बिंदु पर मजबूर कर सके। शायद कई लोगों के लिए हजारों वर्ष अभी भी उनकी युवावस्था का सबसे जोरदार समय था। कानून के चरण के 7वें स्तर तक साधना करने में सक्षम होने के लिए क्षेत्र पहले से ही अत्यंत प्रतिभाशाली था। बहुत से लोग जो हजारों वर्ष पुराने थे केवल साधना के इसी स्तर पर थे, लेकिन उसमें येज़िवेन शामिल नहीं थी। येज़िवेन की बातों से ये यूहान का चेहरा अचानक लाल हो गया। उन्हें हमेशा अपने आप पर एक जीनियस होने का गर्व था और उन्होंने उन युवा जीनियस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। उसने नहीं सोचा था कि वे शक्तिशाली थे, लेकिन आज येज़िवेन द्वारा उसे अपमानित किया गया था। मुझे नीचे मत देखो। ये यूहान अंत में गुस्से में उड़ गया और अपनी मुट्ठी फिर से फोड़ दी। 10 दिशाओं का विनाश। उन्होंने 10 डायरेक्शनल डिस्ट्रक्शन फिस्ट का अत्यधिक उपयोग किया। यह मुट्ठी तकनीक जो युद्ध में उसके साथ थी और हमेशा सफल रही थी, अंत में अपनी भयानक शक्ति दिखाई। पारलौकिक क्षेत्र के 7वें स्वर्ग के एक विशेषज्ञ को भी अस्थायी रूप से इससे बचना होगा, जिससे वह नेतृत्व कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से उसका सामना येज़िवेन से हुआ। येज़िवेन सामान्य ज्ञान से खेलने वाली व्यक्ति नहीं थी। यह न केवल उसके चरित्र का बल्कि उसकी ताकत का भी जिक्र कर रहा था। येज़िवेन ने उपहास किया और एक बार फिर अंतहीन सुनहरी रोशनी को चीर डाला। भयानक 10 दिशाओं के विनाश मुट्ठी की शक्ति उसके द्वारा एक पल में फाड़ दी गई, जैसे कि वह कपड़े का टुकड़ा हो। वो येज़िवेन का विरोधी बिल्कुल भी नहीं था। इस समय आखिरकार उसे अपने और येज़िवेन के बीच की खाई का एहसास हुआ। हालांकि वह अभी भी गुस्से में था, वह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि उसके और येज़िवेन के बीच का अंतर उतना छोटा नहीं था जितना कि सतह पर दिखाई देता था। अतीत में उसने सोचा था कि वह आसानी से येज़िवेन को दबा सकता है। यह केवल एक हास्यास्पद विचार था। क्या आपका काम हो गया? अब मेरी बारी है। येज़िवेन ने बस उपहास किया। उन्होंने कोई फैंसी चाल नहीं चली। उन्होंने किसी मुट्ठी तकनीक का इस्तेमाल भी नहीं किया। उसकी शुद्ध शारीरिक शक्ति सीधे अनगिनत सुनहरी रोशनी से खिल उठी और ये यूहान के शरीर पर गिर गई। येज़िवेन की मुट्ठी तेज और अत्यावश्यक थी। इसने तुरंत विशाल आकाश को चीर डाला और ये यूहान के शरीर पर विस्फोट कर दिया। ये यूहान चकमा देना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चकमा देने का बिल्कुल भी समय नहीं था। वह सीधे हिट हुई थी। टकराना। ये यूहान का शरीर एक मानव आकार के तोप के गोले की तरह था जो सीधे बाहर उछल रहा था और किनारे की बाधा में जा टकरा रहा था। बैरियर सीधे टूटा और फिर वह ऊपर से लुढ़क गई। यह केवल एक चाल थी और ये यूहान को सीधे येज़िवेन की मुट्ठी से उड़ा दिया गया था। आसपास के अनगिनत लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली, खासकर वे जो इन दोनों लोगों की पृष्ठभूमि को जानते थे। दोनों के बीच लड़ाई का नतीजा वही हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन नतीजा बस इतना ही था। सभी की नज़र में येज़िवेन और ये यूहान के बीच की लड़ाई ने ही पुरानी और नई पीढ़ी के जीनियस के बीच की लड़ाई का प्रतिनिधित्व किया।
ये यूहान को उस समय जीनियस के बीच उत्कृष्ट नहीं माना जाता था, लेकिन आखिरकार उसने 7वें स्तर के कानून घोषणापत्र के दायरे में भी प्रवेश किया था। विशेष रूप से कानून प्रवर्तन हॉल में उसकी एक छोटी प्रतिष्ठा भी थी और उसने कानून प्रवर्तन हॉल में महान योगदान दिया था। ये ज़िवेन एक अद्वितीय प्रतिभा थी जो हाल ही में प्रमुखता से बढ़ी थी। यहाँ तक कि भगवान के बच्चे ये जुकोन को भी उसके हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। उनका नाम हाल ही में बहुत प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ तक कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार के पास साल भर पहरा देने वाले विशेषज्ञों ने भी उसका नाम सुना था। भले ही हर कोई परमेश्वर के पुत्र के रूप में अपने भविष्य के बारे में आशावादी नहीं था, भले ही वह परमेश्वर के पुत्र येजुकोन जितना अच्छा न हो, फिर भी वह प्रथम श्रेणी का प्रतिभाशाली था। लेकिन वह भी भविष्य था। ऐसा कहा जा सकता है कि उन दोनों के बीच हर किसी की नज़र में ये यूहान ने वर्तमान का प्रतिनिधित्व किया और ये ज़िवेन ने भविष्य का प्रतिनिधित्व किया। शायद ये ज़िवेन भविष्य में ये यूहान को पूरी तरह से हरा देगी, लेकिन अभी निश्चित रूप से नहीं। अगर वास्तव में कोई ऐसी स्थिति थी जहां एक मूके ने येशिवेन को हरा दिया, तो यह ये यूहान होना चाहिए जिसने येशिवेन को पूरी तरह से हरा दिया। यह बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं होगा। इसके अलावा उनके द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार ये ज़िवेन कानून के प्रकटीकरण क्षेत्र के 6ठे स्तर की अधिकतम लड़ाकू शक्ति थी, जबकि ये यूहान कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल से अभी अभी बाहर आया था और उसकी युद्धक शक्ति अभी अभी 7वें स्तर में प्रवेश कर चुकी थी कानून घोषणापत्र के दायरे। दोनों एक ही स्तर पर बिल्कुल नहीं थे, लेकिन लड़ाई की वास्तविक स्थिति पूरी तरह से विपरीत थी जो उन्होंने मूल रूप से अनुमान लगाया था। यह ये ज़िवेन वास्तव में भयंकर और अजेय है। अब मैं अंत में समझ गया कि तथाकथित अजेय परमेश्वर के पुत्र को उसके हाथों कैसे हराया जा सकता है। ऐसा चरित्र बस एक कुकर्मी है। एक सामान्य व्यक्ति उससे निपट नहीं सकता। ये यूहान ने सोचा था कि ये ज़िवेन धमकाने के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन उसने एक लोहे की प्लेट को लात मार दी। वह इसकी हकदार है। यह ये ज़िवेन अपराजेय है। हाँ, गोल्डन जेड पवेलियन के वे लोग आमतौर पर बहुत घमंडी होते हैं। प्रिंस जिन और प्रिंस यू के समर्थन पर भरोसा करते हुए वे हम उपयाजकों को हेय दृष्टि से देखने का साहस भी करते हैं। वे वास्तव में अहंकारी और निरंकुश होने के आदी हैं। यह सबसे अच्छा है कि येशिवेन उन्हें अभी सबक सिखाए। हमारा कानून प्रवर्तन हॉल पूरे ये परिवार के कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। पक्षपात करना सबसे वर्जित है, लेकिन अब वे युवा प्रतिभाएं वास्तव में साहसी हो रही हैं। वे वास्तव में हमारे कानून प्रवर्तन हॉल में अपने जाल का विस्तार करने और हमारे कानून प्रवर्तन हॉल के लोगों को अपने संगठनों के सदस्यों के रूप में विकसित करने का साहस करते हैं। यह वाकई असहनीय है। मुझे नहीं पता कि हॉल मास्टर क्या सोच रहे हैं। अगर मैं होता तो इन लोगों को पूरी तरह खत्म कर देता। हॉल मास्टर की भी अपनी मुश्किलें होती हैं। इन प्रतिभाओं के पीछे सभी प्रकार के साधन हैं और शीर्ष स्तर पर उनके कई समर्थक हैं। वे बस निडर हैं। इसके अलावा हमारा कानून प्रवर्तन हॉल पूरे ये परिवार में एक स्वतंत्र अस्तित्व है। वे बड़े लोग लंबे समय से हमसे असंतुष्ट हैं और लंबे समय से हमारे कानून प्रवर्तन हॉल में अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि वे हॉल मास्टर से डरते हैं, इसलिए वे कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए वे हमारे कानून प्रवर्तन हॉल के अभिजात वर्ग और प्रतिभाओं को अपने लोगों में विकसित करने के लिए इन प्रतिभाओं का समर्थन करते हैं। जब वह समय आता है, भले ही हम उनके खिलाफ कोई कदम उठाना चाहें, हमें सावधान रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। आकाश में सभी प्रकार के दिव्य विचार तेजी से परस्पर जुड़े हुए थे। कई कानून प्रवर्तन हॉल विशेषज्ञ इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। ये ज़िवेन अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया और उस बुजुर्ग को देखा जो शुरू से ही तटस्थ अवस्था में था। ज्येष्ठ प्रारंभ से ही तटस्थ अवस्था में था। उसने ये ज़िवेन की मदद नहीं की, न ही उसने ये यूहान को रोका। वह बेहद उदासीन था, जैसे उसे किसी चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ठीक है, चलते हैं। उसने ये यूहान की ओर देखा भी नहीं। शुरू से अंत तक केवल उदासीनता थी। इससे येशिवेन के दिल में हल्की ठंडक महसूस हुई। अगर वह वही होता जो अब यहाँ गिरा होता, तो क्या यह बुजुर्ग भी हाथ जोड़कर खड़ा होकर देखता? उसने अपने दिल में अनुमान लगाया कि यह स्थिति 100% होने की संभावना थी। ये यूहान जमीन पर गिर पड़ा और कराहता रहा। उसने ये ज़िवेन को देखा और रुक रुक कर बोली, ये ज़िवेन, हमारा गोल्डन जेड पवेलियन निश्चित रूप से तुम्हें जाने नहीं देगा। फिर आओ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे गोल्डन जेड मंडप में और क्या तरकीबें हैं। तुम जितने बदमाशों को आओगे, मैं उन्हें मार दूंगा। ये ज़िवेन ने उपहास किया और इस कुत्ते के भौंकने की परवाह नहीं की। तू ज़िवेन ने बड़े का पीछा किया और कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल के द्वार पर पहुंचे। इस समय आकाश में 4 शक्तिशाली आकृतियां प्रकट हुईं। उनकी आभा धीरे धीरे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलीन हो गई। उनके द्वारा किए गए हर कदम में बड़ी शक्ति थी। वे सभी स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों का बहुत सम्मान किया जाता था।
कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल की रखवाली करने वाले स्वर्ग क्षेत्र के 4 विशेषज्ञों के साथ, यह साबित करने के अलावा कि ये कबीले के पास कई विशेषज्ञ थे, इसने ये कबीले के कानून प्रवर्तन शहर के लिए कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल के महत्व को भी साबित किया। येज़िवेन ने यह भी पता लगाया कि स्वर्ग क्षेत्र के ये 4 विशेषज्ञ केवल सतह पर पहरेदार थे। दूर नहीं, अत्यंत अत्याचारी आभा वाले कई विशेषज्ञ थे और उनकी दिव्य इंद्रियां बेहोशी से बंद थीं। ये प्रभामंडल बहुत पतले थे और सामान्य लोग इन्हें बिल्कुल भी नहीं खोज सकते थे। हालांकि येज़िवेन उन्हें खोज सकती थी, यहाँ तक कि स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उसकी धारणा से बच नहीं सके। इन 4 स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने येज़िवेन की योग्यता की पुष्टि करने के बाद उन्होंने सीधे मुहरों पर चुटकी ली और अनगिनत कानून आकाश में परिवर्तित हो गए। गड़गड़ाहट। येज़िवेन के सामने एक स्पेस गेट धीरे धीरे खुला। अचानक अनगिनत क्रोधित आत्मा आभा उछलकर उसकी ओर बढ़ी। येज़िवेन की भौहें तन गईं। आक्रोशपूर्ण भावना आभा की इतनी भयावह डिग्री आम लोगों को पागल कर सकती है, भले ही वे एक दिन के लिए भी उसमें रहें। कोई आश्चर्य नहीं कि यह कहा गया था कि कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार प्रतिभाओं का कब्रिस्तान था। इन आक्रोशपूर्ण भावना आभाओं का निर्माण प्रतिभाओं और गुंडों की अनिच्छा से हुआ था जो इसमें मारे गए थे। अनगिनत वर्षों और अनगिनत लोगों के अलंकरण के बाद यह धीरे धीरे पूरे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में फैल गया। अंदर जीवित रहने के लिए तामसिक आत्मा क्यूई के आक्रमण का विरोध करने के लिए हर समय सतर्क रहना पड़ता था। यह बाहरी दुनिया से 10 गुना ज्यादा खतरनाक था, इसलिए अंदर की 1 साल की खेती बाहर की 10 साल की खेती के बराबर थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि कई गुप्त लोगों की तरह पर्यावरण बहुत श्रेष्ठ था और आभा प्रचुर मात्रा में थी, यहाँ तक कि ध्रुवीकरण की स्थिति तक भी। इसके विपरीत कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार का वातावरण अत्यंत कठोर था। यहाँ तक सबसे बुनियादी आभा भी बहुत दुर्लभ थी। अंदर जीवित रहना मुश्किल था, जो बाहर बस अकल्पनीय था। आप केवल 1 वर्ष के लिए कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में अभ्यास कर सकते हैं। आपको 1 साल के भीतर बाहर आना होगा। यदि आप समय सीमा पार करते हैं तो आपके योगदान अंक काट लिए जाएंगे। यदि आप समय सीमा को पार कर जाते हैं और कटौती करने के लिए पर्याप्त योगदान अंक नहीं है, तो कोई स्वाभाविक रूप से जाएगा और आपको पकड़ लेगा। क्या तुम समझ रहे हो? बड़े ने कहा। येज़िवेन, याद रखें कि आप केवल 1 वर्ष के लिए कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में अभ्यास कर सकते हैं। समझा? येज़िवेन ने सिर हिलाया। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में एक प्रशिक्षण मैदान के रूप में हमारे कानून प्रवर्तन हॉल की कई प्रतिभाओं के अलावा कई शातिर गुंडे भी हैं। यहाँ तक उनमें से स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हैं। यहाँ तक मैं उनमें से कुछ के साथ सौदा नहीं कर सकता। हालांकि वे आमतौर पर कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल के सबसे केंद्रीय क्षेत्र में ही रहते हैं। अपनी साधना के साथ उस क्षेत्र में आसानी से नहीं जाना सबसे अच्छा है। क्या तुम समझे? बड़े ने याद दिलाया। इस समय येज़िवेन को थोड़ा सा लगा कि इस बुजुर्ग में कुछ मानवीय भावनाएं हैं और एक क्षण पहले वह रोबोट की तरह नहीं था। हालांकि जब उसने सुना कि इस कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में वास्तव में कानून प्रकटीकरण दायरे के कैदी थे, तो येज़िवेन गंभीर होने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। वर्तमान येज़िवेन के लिए स्वर्ग क्षेत्र का अस्तित्व निस्संदेह एक अद्वितीय अस्तित्व था। दूसरों का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि कानून घोषणा क्षेत्र के चरम पर एक मास्टर भी उसके लिए एक घातक खतरा पैदा कर सकता है। इस समय बुजुर्ग ने येज़िवेन को अर्थ के संकेत के साथ देखा और कहा, आपको यह समझना होगा कि आप उन्हें शिकार के लक्ष्य के रूप में मानते हैं और इसके विपरीत आप उनके सबसे आदर्श शिकार लक्ष्य भी हैं, क्योंकि कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में आभा पतली है और कुछ आध्यात्मिक खान हैं। जीवित रहने के लिए वे कुछ भी करेंगे। इस जगह को जीनियस का कब्रिस्तान कहा जाता है। पीढ़ियों से हमारे ये वंश के अनगिनत प्रतिभाओं को यहाँ दफनाया गया है। उनमें से ज्यादातर इन शातिर गुंडों द्वारा शिकार किए गए थे। मैं समझता हूँ, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। अगर ये लोग मुझ पर हमला करने की हिम्मत करते हैं तो यह वास्तव में एक मृतंत है। येज़िवेन ने परवाह नहीं की, जब तक कि उसका सामना किसी स्वर्ग क्षेत्र के गुरु से न हो जाए, अन्यथा भले ही उसकी ताकत उससे अधिक हो, वह दानव पंखों के साथ आसानी से बच सकता था। यह कोई समस्या नहीं थी। हालांकि वह वास्तव में इतना अहंकारी नहीं था और परवाह नहीं करता था। वह बहुत स्पष्ट था कि अगर स्थिति वास्तव में वैसी ही होती जैसी इस बुजुर्ग ने कही, तो आभा बहुत दुर्लभ अस्तित्व होगी। चाहे वे खेती करना चाहते हों या जीवित रहना चाहते हों, उन्हें आभा की बहुत आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में जो वास्तव में नहीं पाया जा सकता था, भले ही उसने ये कबीले कानून प्रवर्तन हॉल के इन प्रतिभाओं को मारने का जोखिम उठाया हो, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हालांकि इनमें से प्रत्येक प्रतिभा से भरपूर थी। उनमें से प्रत्येक के पास अपने स्वयं के जीवन रक्षक साधन थे। वे क्रूर और निर्दयी थे और उनसे निपटना आसान नहीं था। उनकी खोज एक गतिरोध की ओर ले जा सकती है, लेकिन उनकी तलाश न करने से एक मृतंत हो जाएगा। इसके अलावा ये अपराधी सामान्य लोग नहीं होंगे। यदि वे वास्तव में केवल सामान्य लोग होते तो उन्हें कानून प्रवर्तन हॉल द्वारा बहुत पहले ही हटा दिया गया होता।
केवल शक्तिशाली और शातिर लोगों को ही अपने अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ कैद किया जाएगा। ठीक इसी वजह से किसी भी पक्ष से निपटना आसान नहीं था। इसलिए ये कबीले की प्रतिभाओं की मृत्यु दर इतनी अधिक थी और अंत में प्रतिभाओं का एक कब्रिस्तान बन गया। यह अच्छा है कि आप में ऐसा आत्मविश्वास है। इससे पहले कि मरने वाले जीनियस अंदर जाते, उन्हें भी लगता था कि वे भी आपकी तरह सर्वशक्तिमान हैं। उन्हें किसी बात की तनिक भी परवाह नहीं थी, लेकिन अंत में वे सभी वहीं दुखद रूप से मर गए। मुझे आशा है कि आप उनमें से एक नहीं होंगे। बड़े ने एक शिवेन की तरफ देखा और कहा, मैं समझता हूँ। तू जिवेन ने सिर हिलाया, बाहर निकल गया और सीधे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल के गेट में कूद गया। ये जिवेन की आकृति गायब होने के बाद ये यूहान ने अपने पेट को पकड़ लिया, जो ये जिवेन द्वारा मारा गया था। उसने ये शिवेन की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा। ये सिवेन, तुम पछताओगी, तुम निश्चित रूप से पछताओगी। ये यूहान धीमी आवाज में गुर्राया। उसने एक घायल जानवर की तरह कुछ भयानक रूप प्रकट किया। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को खा जाने वाला है। मुझे तुम्हें मारना चाहिए। हमारे गोल्डन जेड मंडप को अपमानित करने के लिए तुम बिना दफन स्थान के मर जाओगे। वह मुश्किल से थोड़ा ठीक हुआ, क्योंकि वो कानून प्रवर्तन शहर में था। ये सिवेन ने बहुत कठोर होने की हिम्मत नहीं की। वह सिर्फ घायल हुआ था, अन्यथा वह बिल्कुल भी जीवित नहीं रहता। वह पालथी मारकर बैठ गया और जल्दी से ठीक हो गया। उसने अपना हाथ चुटकी में लिया और कुछ संचार तावीज चलाए। कुछ को कानून प्रवर्तन शहर के बाहर भेजा गया था और कुछ को कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में भेजा गया था। ये जिवेन, मैं चाहता हूं कि तुम कुत्ते की तरह मेरे सामने घुटने टेक दो। क्या दुष्ट है, स्वर्ग का क्या गौरव है। मैं चाहता हूं कि तुम अपना सारा अहंकार खो दो। ये यूहान ने भयावह रूप से कहा। युवा पीढ़ी के हाथों की तो बात ही छोड़िए, युवावस्था से ही उन्हें इस तरह का नुकसान कभी नहीं हुआ था। यह शर्मनाक था। और इस समय वह बुजुर्ग ये यूहान के पास से गुजरा और बस उसे उदासीनता से देखा, जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं हो। लेकिन इसी तरह उसका भी अंदर जाकर ये जिवेन को चेतावनी देने का इरादा नहीं था। उनकी राय में ये जिवेन और ये यूहान दोनों कानून प्रवर्तन हॉल के उत्कृष्ट शिष्य थे। उनके लिए एक दूसरे का सहयोग करना सबसे अच्छा था। भले ही उन्होंने सहयोग नहीं किया हो, उन्हें प्रयास करना चाहिए कि वे इसमें शामिल न हों। यह कई तटस्थ प्राचीनों का सामान्य अभ्यास भी था। युवा पीढ़ी के ये अभिजात वर्ग, हालांकि वे बहुत छोटे थे, उनमें से प्रत्येक के पास महान साधन थे और उच्च अधिकारी के साथ उनके कुछ अस्पष्ट संबंध थे। किसी भी मामले में जब तक वे उन्हें उकसाते नहीं हैं, तब तक किसी भी चीज से पहले अपनी सुरक्षा को रखना बेहतर होता है। इसके अलावा इन युवा विशेषज्ञों के बीच प्रतिस्पर्धा भी एक तरह की प्रतियोगिता थी। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल की ये जिवेन की पहली छाप उजाड़ थी। प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में कुछ ऐसे उजाड़ स्थान थे, क्योंकि प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में आध्यात्मिक ऊर्जा ट्रू मार्शल डोमेन की तुलना में कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में थी। सामान्यतया रेगिस्तान जैसे दृश्य तभी प्रकट होंगे जब आध्यात्मिक क्यूई की कमी होगी। आध्यात्मिक क्यूई जितनी अधिक प्रचुर मात्रा में होगी, वह स्थान उतना ही उत्कृष्ट होगा। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में इस तरह के बहुत कम स्थान थे। फिर भी उसने कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में ऐसा उजाड़ दृश्य देखा। इसके अलावा वह महसूस कर सकता था कि जो हवा चल रही थी वह सूखी और कड़वी थी। साथ ही इसमें बहुत अधिक आक्रोश भी मिला हुआ था। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। पूरे अंतरिक्ष को आक्रोश से भरने के लिए कितने लोगों की मृत्यु हुई होगी। इस विस्मयकारी आक्रोश ने पूरे आकाश को भर दिया। यहाँ तक अगर कोई यहाँ थोड़े समय के लिए भी रहता है तो वे संक्रमित हो जाएंगे और पागल, क्रूर और हत्यारे बन जाएंगे। मृतकों का आक्रोश दुनिया की सबसे नकारात्मक ऊर्जा के एकत्रीकरण के बराबर था। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक सामान्य व्यक्ति झेल सकता था। यहाँ तक इन मार्शल कलाकारों के लिए भी इस तरह के माहौल में टिके रहना उनके जज्बे, खासकर मानसिक दबाव की बहुत बड़ी परीक्षा थी। इस तरह का आक्रोश अभी भी भौतिक शरीर के लिए सहनीय था, लेकिन मानसिक हमला असहनीय स्तर पर पहुंच गया था। इस प्रकार का मानसिक दबाव आसानी से उनके मन में सभी प्रकार की कल्पनाएं आदि उत्पन्न कर सकता है। अंत में वे पागल हो जाएंगे। यहाँ रहने वाले वे लोग थे जिन्होंने जघन्यतम अपराध किए थे। यह कहने की बात नहीं है कि वे मूल रूप से क्रूर लोग थे। भले ही वे मूल रूप से क्रूर लोग न हो, वे लंबे समय के बाद भी ऐसे ही बनेंगे। जैसा कि कहा जाता है, पंख के पक्षी एक साथ उड़ते हैं। माहौल ने उन्हें सीधे तौर पर ऐसा बना दिया था। इतना सुनसान है, ऐसी जगह पर खेती करना आसान नहीं है। ये जिवेन ने अपनी आंखें मूंद लीं और कहा, यदि कोई अपनी साधना में शीघ्रता से सुधार करना चाहता है तो एक सुधार के लिए अत्यधिक श्रेष्ठ वातावरण का उपयोग करना है, और दूसरा इस प्रकार के कठोर वातावरण का उपयोग अपनी साधना को सुधारने के लिए करना है। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार निस्संदेह बाद वाला था। यह कब शुरू हुआ कोई नहीं जानता था, लेकिन कानून प्रवर्तन हॉल के शिष्यों को अनुभव प्राप्त करने के लिए यह एक स्थान से एक स्थान में बदल गया था। ये जिवेन ने चारों ओर देखा। सूखी नदी तरह तरह के कंकालों से भरी हुई थी।
कुछ मानव कंकाल थे, लेकिन विदेशी जानवरों के कई कंकाल भी थे। कितने साल बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। मांस लंबे समय से सड़ चुका था और केवल ये कंकाल अभी भी वहां थे। यक्षिवेन ने एक गहरी सांस ली। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल, मैं यहाँ आता हूँ। प्रकाश पर कदम रखते हुए उसकी आकृति सीधे एक किरण में बदल गई। येजिवेन के शरीर के नीचे से एक प्राचीन शहर के खंडहर गुजरे। अपनी वर्तमान साधना के साथ भले ही वह अपनी पूरी ताकत के साथ न दौड़े, फिर भी वह एक पल में सैकड़ों मील की यात्रा कर सकता था। यह कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल एक आधा बिटवॉल था। यह असीम था। यह अज्ञात था कि ये कबीले के पूर्वजों की किस पीढ़ी ने इसे कब्जा कर लिया था और इसे कानून प्रवर्तन शहर पर मजबूती से तय किया था। फिर यह वह जगह बन गई जहां ये कबीले के अपराधियों को कैद किया जाता था। इस जगह का स्थान कई बार मजबूत किया गया था। यहां तक आकाशीय क्षेत्र के सबसे शातिर खलनायक भी यहां से नहीं बच सके। यदि कोई यहां से जाना चाहता था तो यह तभी संभव था जब समय सही हो और वे गेट के स्थान पर पहुंचे। इन खंडहरों में कुछ छिपे हुए खतरनाक आभामंडल थे, इसलिए येजिवेन ने इसमें आसानी से प्रवेश नहीं किया। इससे पहले कि वह कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार के बीच संबंध का पता लगाता, वह आसानी से इसमें शामिल होना पसंद नहीं करता था। हालांकि येजिवेन नीचे नहीं उतरी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई आश्चर्यजनक हमला नहीं हुआ था। स्वोश! हवा में एक तेज आवाज फूट पड़ी। एक विशाल हड्डी का तीर एक पल में जमीन से हवा में टूट गया। यह तेज और जरूरी था, लगभग येजिवेन को छुरा घोंपकर मार डाला। येजिवेन किनारे की ओर चले गए और इस विशाल हड्डी के तीर के आश्चर्यजनक हमले से बच गए। उसने अपना हाथ बढ़ाया, अंतहीन सुनहरी रोशनी निकाली और सीधे इस विशाल हड्डी के तीर को पकड़ लिया। टकराना! येजिवेन ने इस हड्डी के तीर को अपने हाथ में पकड़ लिया। येजिवेन के हाथ में इस हड्डी के तीर में एक बड़ी जड़ता थी और यह आकाश में उड़ने वाला था। हालांकि केवल येजिवेन ही जानता था कि अत्याचारी शरीर की शक्ति कितनी भयानक थी। इस अस्थि बाण में अपार शक्ति और जड़ता थी, लेकिन उसके हाथ से बचने का कोई उपाय नहीं था। येजिवेन का हाथ थोड़ा सा हिल गया और यह हड्डी का तीर उसके हाथ में फंस गया। लेकिन फिर भी यक्षिवेन असामान्य रूप से हैरान थी। यद्यपि यह अस्थि बाण उसके हाथ से नहीं छूट सका, केवल इसलिए कि उसके पास अत्याचारी शरीर था। यदि यह लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के तीसरे या चौथे स्तर पर एक योद्धा था, तो इस हड्डी के तीर से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसे मौके पर ही मार दिया जाएगा और उसका दिल सीधे छेद दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, अचानक नीचे हवा से टूटने की कई आवाजें आईं। एक दर्जन से अधिक अस्थि बाण सीधे उसकी ओर बेजोड़ गति के साथ फूटे। ऊपर से नीचे तक उन्होंने उसके चारों ओर की जगह को पूरी तरह से सील कर दिया। उसे बचने के लिए कोई जगह नहीं दी। येजिवेन का फिर से चकमा देने का इरादा नहीं था। उसने सीधे अपने हाथ में हड्डी के तीर का इस्तेमाल किया और हड्डी के तीरों को दूर धकेल दिया जो सीधे उसकी ओर आ रहे थे। स्वोश स्वोश स्वोश! उसके कानों में हवा के माध्यम से टूटने की तीखी आवाज थी। हड्डी के कुछ तीर सीधे उसके पिछले हिस्से पर लगे और विशाल अंतरिक्ष में उड़ते रहे। इस समय येजिवेन ने आखिरकार स्पष्ट रूप से देखा कि यह जमीन पर एक अजीब हड्डी वाला जानवर था। इस तरह के हड्डी वाले जानवर के जमीन पर 4 पंजे थे, एक भयंकर बाघ की तरह, लेकिन इसका शरीर मोटी हड्डियों में लिपटा हुआ था और इसकी पीठ पर एक विशाल हड्डी का गोला असामान्य रूप से थूकता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो खास था वह यह था कि उसकी पीठ पर हड्डी का स्पर वास्तव में लगातार बाहर निकल सकता था। जब यह आकाश से कटता है तो हड्डी का हर स्पर आकाश में हिंसक उतार चढ़ाव और घर्षण पैदा कर सकता है। इसके बाद बोन्स पर बाहर निकल गया, एक और बोन्स पर नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ गया। येजिवेन ने पहली बार इस तरह के हड्डी वाले जानवर को देखा था, लेकिन जाहिर है अभी अभी हमला इस जानवर ने किया था। इसने येजिवेन को थोड़ा हैरान कर दिया क्योंकि इस कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में बहुत कम आध्यात्मिक ऊर्जा थी। उन मनुष्यों को भूल जाओ, क्योंकि वे बाहर से आए थे और उनके पास साधना थी। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा के अभाव में ये देशी उत्परिवर्तित जानवर कैसे विकसित हुए? प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में राक्षसी जानवरों की तुलना में जो आध्यात्मिक ऊर्जा तोपों को आसानी से उगल सकते थे, मंत्रों का उपयोग करने में कुशल थे और राक्षस बनने के कगार पर थे, इन उत्परिवर्तित जानवरों के हमला करने के तरीके बहुत ही अनोखे थे। हालांकि यह एकमात्र प्रकार का उत्परिवर्तित जानवर था जिसे यक्षिवेन ने अब तक देखा था। येजिवेन थोड़ी उत्सुक थी। यह केवल विकास के नियम के विरुद्ध था। बेशक सभी जीवित प्राणियों को आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत नहीं थी। उदाहरण के लिए, दानव क्षेत्र में राक्षसी जानवर राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित करके बढ़े। रक्त के दायरे में रक्त का रक्त ऊर्जा को अवशोषित करके बढ़ता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवित प्राणी किस प्रकार के हैं, अगर वे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें इसी ऊर्जा को अवशोषित करना होगा। यह एक अपरिवर्तनीय सत्य था। आध्यात्मिक ऊर्जा के अभाव में ये उत्परिवर्तित जानवर वास्तव में उस स्तर तक बढ़ सकते हैं जो कानून घोषणा क्षेत्र के स्वामी के लिए खतरा बन सकता है। यह उसे कैसे आश्चर्यचकित नहीं कर सकता था।
अपने पिछले जीवन में पृथ्वी पर मनुष्यों की तरह उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मार्ग अपनाया क्योंकि पृथ्वी पर कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। ये उत्परिवर्तित जानवर कैसे बढ़े? तू जीवेन ने हड्डी के कुछ तीरों के आश्चर्यजनक हमले को सीधे चकमा दे दिया और उसके हाथ की नीली नसें अचानक उभर आईं। उसने ची को अपनी बांह पर लगाया और अचानक उसके हाथ में हड्डी का तीर निकल गया। लक्ष्य बाघ के आकार का विदेशी जानवर था। अगर बाघ के आकार का विदेशी जानवर अभी तेज और चिंतित था तो ये जीवेन द्वारा छोड़ा गया हड्डी का तीर बस समय और स्थान के माध्यम से चला गया था। बाघ के आकार के विदेशी जानवर के शरीर पर एक पल में दिखाई दिया। हड्डी के तीर ने बाघ के आकार के विदेशी जानवर के शरीर की कठोर हड्डी की परत को तुरंत तोड़ दिया और सीधे उसे बड़ी जड़ता के साथ जमीन पर गिरा दिया। गर्जन। बाघ के आकार का उत्परिवर्तित जानवर दहाड़ता रहा, लेकिन वह बिल्कुल भी मुक्त नहीं हो सका। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। बूम बूम बूम, तेज आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी। प्रत्येक तेज ध्वनि एक अजीब जानवर का प्रतिनिधित्व करती थी जिसके शरीर से लोहे की हड्डियां जुड़ी होती थीं, जिसे सीधे येज़ेवेन द्वारा उड़ाया जाता था। आम लोगों के लिए इन लोहे की हड्डियों को उड़ाना असंभव था। उनसे निपटना बहुत मुश्किल था, लेकिन येज़ेवेन के लिए यह बहुत संभव चीज थी। उनका अत्याचारी शरीर सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली था। उसके पास एक भयानक काया थी जो ड्रैगन कबीले के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। ये अजीब जानवर कितने भी ताकतवर क्यों न हो, इस पहलू में येज़ेवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव था। हर बार येज़ेवेन ने एक अजीब जानवर को उड़ा दिया, उसके शरीर पर मांस और खून धुंध के बादल में बदल जाएगा और उसके द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो जाएगा। कुछ ही देर में दर्जनों अजीबोगरीब जानवरों के इस छोटे से समूह का पूरी तरह से वध कर दिया गया। येज़ेवेन फिर रुक गई। वह पूरे 1 महीने तक कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में रहा था। कानून के प्रकटीकरण दायरे के चौथे स्तर के दायरे को लंबे समय से समेकित किया गया था। अब वह विधि प्रकटीकरण क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। 1 महीने के बाद येज़ेवेन ने आखिरकार यह पता लगा लिया कि कैसे ये अजीब जानवर बिना आध्यात्मिक ऊर्जा के खेती करते हैं। इस छोटी सी दुनिया में हर तरह के अजीबोगरीब जानवर थे जिनके पूरे शरीर पर लोहे की हड्डियां थीं। उनकी ताकत विविध। मजबूत अजीब जानवर अपनी ताकत को खाकर कमजोर अजीब जानवरों के मांस और रक्त में सार को अवशोषित कर सकते हैं ताकि उनकी ताकत में सुधार जारी रह सके। बाहर के कई दानव जानवरों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन उनमें से बहुत कम ही लगातार रक्तसार को खाएंगे क्योंकि उनकी भूख को संतुष्ट करने के अलावा रक्तसार में निहित ऊर्जा बहुत कम थी। हर कोई येज़ेवेन जैसा नहीं था जो रक्तसार से ऊर्जा को पूरी तरह से निचोड़ने के लिए त्यानेवान दर्पण का उपयोग कर सकता था। आमतौर पर उन्होंने सीधे निदान को निगल लिया। नीडन एक राक्षसी जानवर का सार था। 90% से अधिक सार निदान में केंद्रित था। इसके अलावा आमतौर पर वे बहुत सारा मांस और खून नहीं खाना पसंद करेंगे क्योंकि साधना के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना भी इससे कहीं अधिक तेज था। लेकिन यहाँ बात अलग थी। इन अजीब जानवरों के पास निदान नहीं था। शरीर का 90% से अधिक सार मांस और रक्त में केंद्रित था और इसे अवशोषित करना विशेष रूप से आसान था। केवल एक छोटे से महीने में येज़ेवेन ने अपने दायरे को पूरी तरह से स्थिर कर लिया था और फिर कानून अभिव्यक्ति दायरे के चौथे स्तर के शिखर पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि इस स्थान पर जहां स्पिरिट क्यूई की कमी थी, उसे अपने पास मौजूद सभी स्पिरिट क्रिस्टलों का किफायत से उपयोग करना था। वास्तव में वह एक युद्ध में अपनी अधिकांश आत्मा क्यूई का उपयोग भी कर सकता है। मूल रूप से वह इस तरह की चीजों के बारे में बहुत चिंतित नहीं था क्योंकि किसी भी मामले में अपने शरीर की रक्षा के लिए फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक के साथ वह खोई हुई ची को जल्दी से बहाल कर सकता था। हालांकि यहाँ कोई आभा नहीं थी। केवल शरीर द्वारा ही उत्पादित ची पर भरोसा करते हुए गति स्वाभाविक रूप से सामान्य से बहुत धीमी होगी। येज़ेवेन ने आखिरकार 1 महीने से अधिक समय के बाद कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल की स्थिति का पता लगा लिया था। हालांकि इसे जेल कहा जाता था, लेकिन येज़ेवेन की राय में यह एक छोटी सी दुनिया से लगभग अलग नहीं था। यहाँ के लोगों ने विभिन्न आकार के नगरों का निर्माण किया। वर्षों से यह अज्ञात था कि कितने लोग यहाँ कैद किए गए थे। वे सभी अत्यंत शक्तिशाली और शातिर लोग थे। उन लोगों के वंशजों सहित जिनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वास्तव में एन्फोर्सस स्वर्गीय जेल में काफी लोग थे। रास्ते में येज़ेवेन भी कुछ लोगों से मिली। हालांकि बिना किसी अपवाद के वे सभी असाधारण रूप से बहादुर और निर्दयी थे। बहुत से लोग बस एक दूसरे से सहमत नहीं थे और लड़ने लगे। आखिरकार उन्हें भारी जनहानि का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सभी ने इसकी परवाह नहीं की। वे ऐसे लग रहे थे जैसे यह बेशक कोई मामला हो। येज़ेवेन जानते थे कि उन पर नाराजगी का आक्रमण हो गया था। वे कई वर्षों से जीर्ण हो चुके थे और ऐसे हो गए थे। शक्तिशाली लोग अभी भी अपने विवेक को बनाए रख सकते थे, लेकिन कमजोर लोग मूल रूप से पागल हो गए थे। इन अजीब जानवरों को मारने के बाद येज़ेवेन ने इन अजीब जानवरों की सभी हड्डियां एकत्र कर लीं। जब येज़ेवेन वापस लौटा और इन अजीब जानवरों की हड्डियों को इकट्ठा किया तो वह पास के एक शहर में गया।
पूरे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल बॉक्स में कुछ गुंडे थे जो ये परिवार से अत्यधिक घृणा करते थे, इसलिए वे ये परिवार के लोगों के साथ नहीं रहेंगे। उनका शहर मूल रूप से एक स्वतंत्र इकाई था। यदि ये परिवार के लोग गुजर गए तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा और उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा और अंत में वे गुलाम बन जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये परिवार के लोगों के साथ शांति से रहने को तैयार थे। इन लोगों ने एक शहर का गठन किया। जब तक वे सावधान और काफी मजबूत थे, यहाँ तक ये परिवार के लोग भी प्रवेश कर सकते थे। बेशक पूरे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में कोई नियम और कानून नहीं थे। एकमात्र नियम जिसे एक नियम के रूप में माना जा सकता था वह यह था कि बड़ी मुट्ठी वाला राजा था। जब तक किसी की ताकत काफी निरंकुश थी, तब स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं होगी। इस शहर की तुलना ये परिवार के बाहर के शहरों से नहीं की जा सकती। ये परिवार के बाहर के शहरों में सभी प्रकार की व्यूह रचनाएं थीं। यदि कोई सामान्य व्यक्ति इसे बनाना चाहता है तो यह एक मरा हुआ अंत होगा। यह कहने के बजाय कि यह एक शहर था, यह कहना बेहतर होगा कि यह एक विशाल युद्ध किला था। हालांकि कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में वह शहर वास्तव में एक शहर था। यहाँ तक आध्यात्मिक ऊर्जा भी अत्यंत दुर्लभ थी। उन सरणियों की सक्रियता का समर्थन करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा होना असंभव था। जब ये ज़िवेन अंदर आया तो उसने तुरंत महसूस किया कि अनगिनत बुरी निगाहें उसे देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी मोटी भीड़ को देख रहे हों। हालांकि ये परिवार भी शहर में प्रवेश कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह यहाँ बहुत सुरक्षित था। हालांकि यह एक ऐसा शहर था जिसमें यह परिवार प्रवेश कर सकता था, इसका मतलब यह नहीं था कि यह यहाँ सुरक्षित था। इसके विपरीत ये परिवार के शिष्य बहुत से लोगों के निशाने पर होंगे, क्योंकि सभी जानते थे कि ये परिवार के ये शिष्य बेहद अमीर थे। जो लोग कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त योगदान अंक जमा कर सकते थे, वे ये परिवार में जाने माने व्यक्ति थे। उनका धन उनके लिए बहुत समृद्ध था। कई लोगों के लिए उन्हें निशाना बनाना कोई अजीब बात नहीं थी और कोई भी उन्हें रोकने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि इन शिष्यों की मृत्यु के कारण ये परिवार कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में इन गुंडों के लिए कुछ नहीं करेगा। इसलिए उनके पास अपनी रक्षा करने का एकमात्र तरीका अत्याचारी ताकत होना था। यह ये परिवार का शिष्य अपरिचित दिखता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी बाहर से आया हो? हाँ, इन ये परिवार के शिष्यों की संपत्ति जो अभी बाहर से आए हैं, उनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। यह वह समय है जब वे सबसे अमीर हैं। टीएस, मुझे उन्हें देखकर ही ईर्ष्या हो रही है। हे, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के पास कोई अनुभव नहीं है। वह लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म के चौथे स्तर पर है, फिर भी वह करने की हिम्मत करता है। क्या वह मौत को दावत नहीं दे रहा है? ये फैमिली के लोग घमंडी होने के आदी हैं। कोई भी उन्हें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता है। उनकी ताकत मजबूत नहीं है, लेकिन शहर में ये फैमिली में अभी भी कई विशेषज्ञ हैं। ये लोग साल भर शहर में प्रैक्टिस करते हैं। उनसे निपटना बहुत मुश्किल है। लानत है ये परिवार, यह मुझे पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। वे वास्तव में मुझे अपने शिष्यों के लिए एक परीक्षण लक्ष्य के रूप में उपयोग करते हैं। यह वास्तव में असहनीय है। आसपास की आवाजें येक्षिवेन के कानों में पड़ीं। उन्होंने महसूस किया कि येक्षिवेन अपरिचित लग रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि येक्षिवेन एक नवागंतुक और बहुत अधिक ताकत के बिना एक नर्म खुरमा था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि येज़िवेन ने 1 महीने से अधिक समय तक जंगल में उन विदेशी जानवरों का वध किया था। अगर वे वास्तव में जानते तो वे शायद येक्षिवेन को इतना कम आंकने की हिम्मत नहीं करते। वे विदेशी जानवर समूहों में थे। वे इस संसार के वास्तविक मूल निवासी थे। जहां तक उनके जैसे मनुष्यों की बात है, वे बस देर से आए थे। एक बार वे उलझ गए तो साधारण लोग इसे बिल्कुल सहन नहीं कर सके। कई लोग मारे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे जब उनका सामना विदेशी जानवरों के ऐसे समूह से हुआ। हालांकि येज़िवेन 1 महीने से अधिक समय से उन अजीब जानवरों का वध कर रही थी। आम लोगों के लिए सामूहिक लड़ाई सबसे कठिन हो सकती है, लेकिन येज़िवेन के लिए यह कुछ भी नहीं था। चाहे वह एक अकेला जानवर हो या एक समूह, तब तक कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि जानवरों की संख्या भयानक स्तर तक नहीं पहुंच जाती। येक्षिवेन कैसे नहीं जान सकता था कि इन लोगों की उसके प्रति बुरी मंशा थी। उसने बस अपने दिल में व्यंग्य किया। अगर इन लोगों ने आने की हिम्मत की तो उनके लिए एक ही शब्द था, मौत। इन लोगों के लिए जिन्होंने सबसे जघन्य अपराध किए थे, उसके दिल में कोई दया नहीं थी। इन लोगों को मर जाना चाहिए था। उनमें से कोई भी निर्दोष नहीं था। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल एक ऐसी अराजक और अनुचित जगह थी। यहाँ रहना न केवल सर्वव्यापी आक्रोश था जो किसी भी समय किसी के मन पर आक्रमण कर सकता था, बल्कि यह अराजक वातावरण भी अपने आप में एक बड़ा दबाव था। लड़का, अपनी सारी दौलत सौंप दो, अन्यथा भले ही आप ये कबीले के सदस्य हों, आपकी रक्षा करने का कोई तरीका नहीं है। जब येज़िवेन ने एक दूर की गली में प्रवेश किया, इस समय पीछे से एक भयंकर आवाज आई। अनजाने में आसपास दर्जनों खूंखार दिखने वाले बड़े बड़े आदमी पहले से ही मौजूद थे। इस समय वे सभी येक्षिवेन को ठंडेपन से देख रहे थे, जैसे कि वे एक मोटी भेड़ को देख रहे हों।
येज़िवेन के चेहरे पर कुछ भयावह मुस्कान दिखाई दे रही थी। वह तुरंत गिर गया था और उसके आसपास और भी लोग थे जो जाने के लिए उत्सुक थे। ये लोग सिर्फ इसलिए नहीं भागे क्योंकि वे पहली बार में नहीं भागे थे। एक बार जब येज़िवेन को थकान का कोई लक्षण दिखा तो वे तुरंत आज्ञाकारी लोगों से ठग बन गए। तुम नीच कैदियों, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम जीने से थक गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कबीले के एक सदस्य पर हमला करने की? इस समय दूर से एक विशेषज्ञ की ठंडी आवाज आई। अरे नहीं, यह ये कियान्हे है। चलो इसे जल्दी करते हैं, अन्यथा जब वह आएगा हम बर्बाद हो जाएंगे। इस आवाज को सुनकर कई लोगों ने कुछ भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट की। ये लोग जाहिर तौर पर ये कियान्हे से बहुत डरते थे। हो सकता है कि वे अतीत में उसके द्वारा पीटे गए हों। इसी दौरान किसी ने जमकर कहा। सभी ने सिर हिलाया। वे इस समय कैसे हार मानने को तैयार हो सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि येज़िवेन केवल कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के चौथे स्वर्ग में एक योद्धा था। उनकी राय में शायद यह आमने सामने की मुठभेड़ का मामला होगा और इससे उनके भागने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जाओ भाइयों, इस आदमी को ये कबीले से टुकड़े टुकड़े कर दो। एक गर्जना के साथ दर्जनों हटे कट्टे कैदी येज़िवेन की ओर झपटे। इन लोगों का सामना करते हुए येज़िवेन को जरा सा भी भय नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई दी। तुम सब यहाँ मरने के लिए हो, तुम सब यहाँ मरने के लिए हो। येज़िवेन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। स्वोश, उसने अचानक अपने पैर पटक दिए और उसकी आकृति तुरंत सुनहरी रोशनी की एक गेंद में बदल गई और गायब हो गई। स्वोश, उसका रूप एकाएक एक पापी के सामने आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी आंखें गहरी थीं। उसने अपना हाथ उठाया और उसके गले में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। पुची, उसके गले से खून का फूल खिल गया। पापी की क्रूर मुस्कान अचानक जम गई और उसकी आंखें क्रूर से अविश्वसनीयता में बदल गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी स्थिति होगी। जियो चेन ट्रांसेंडेंस रियलम योद्धा का सिर्फ चौथा स्वर्ग था। यहाँ कोई भी यादृच्छिक व्यक्ति उससे अधिक शक्तिशाली और भयानक था। ऐसा क्यों था? स्वोश, पुची, पुची, स्वोश, स्वोश, स्वोश। हर बार जब येज़िवेन गायब होता और फिर से प्रकट होता तो उसके साथ मौत भी होती। वह सोने में ढाले गए मृत्यु के देवता के समान था। इन लोगों ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, लेकिन जाहिर तौर पर थोड़ी देर हो चुकी थी। पलक झपकते ही येज़िवेन ने 20 से अधिक लोगों को पूरी तरह से मार डाला था और उनमें से आधे भी नहीं बचे थे। हर कोई दंग रह गया, खासकर वो देखने वाले। इस समय जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे थोड़े अवाक रह गए। तेज, वे केवल येज़िवेन की गति का वर्णन करने के लिए तेजी का उपयोग कर सकते थे। जिन लोगों ने देखने के लिए आने का साहस किया वे सभी कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के चौथे या पांचवें स्तर और उससे ऊपर के विशेषज्ञ थे। उनमें से प्रत्येक इस शहर में कोई छोटा व्यक्ति नहीं था, लेकिन येज़िवेन की गति के सामने वे कुछ भी नहीं थे। वे येज़िवेन की हरकतों को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे। वे केवल येज़िवेन को सुनहरी रोशनी की गेंद में बदलते हुए देख सकते थे और फिर एक पल में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जब भी सुनहरी रोशनी चमकती एक व्यक्ति गिर जाता। कुछ ही देर में 20 से ज्यादा लोग गिर गए। किसी को पता होना चाहिए कि ये सुअर के सिर नहीं थे। उनमें से प्रत्येक कानून घोषणा क्षेत्र के चौथे या पांचवें स्तर के मास्टर थे और वे इस तरह के काम करने के आदी थे। साधारण लोग उनके विरोधी कतई नहीं थे। भले ही ये परिवार का एक नवागंतुक था, अगर उनका सामना हुआ तो यह एक मृतंत होगा। सुनहरा, मौत का देवता। उनके दिमाग में बस यही एक शब्द बचा था, मृत्यु के स्वर्ण देवता। स्वर्ण, मृत्यु के देवता। उन लोगों को आखिरकार एहसास हुआ कि उन्होंने किस तरह के राक्षस को उकसाया था। एक एक करके वे घूमे और भागे। वे सभी दिशाओं में भाग गए, येज़िवेन की नज़रों से ओझल होना चाहते थे। हालांकि इन लोगों ने इसकी चर्चा नहीं की थी, लेकिन उनकी मौन समझ थी। सभी एक ही दिशा में भागे। इस मामले में येज़िवेन सभी को नहीं मार सकती थी। इस समय वह दूसरों की परवाह कैसे कर सकता है? जैसा कि कहा जाता है, मेरे लिए आपके दोस्तों के मरने से बेहतर है। आप छोड़ना चाहते हैं? येज़िवेन ने अपनी उंगलियों से अनगिनत सुनहरी बत्तियां बुझा दीं। उन्होंने विशाल आकाश में लकीर खींची और सीधे उन लोगों की पीठ की ओर चले गए। पुची, पुची, पुची। सुनहरी रोशनी की अनगिनत किरणें उनके शरीर से छिटककर उनकी जीवन शक्ति को छीन लेती हैं। वे आसमान से गिरे और जमीन पर लुढ़क गए। इतना निर्मम तरीका, उसने उन सभी को मार डाला। किसी ने इस दृश्य को देखा और येज़िवेन से डरकर मर गया। हालांकि ये परिवार के कई विशेषज्ञ थे जो अतीत में आए थे। वे विशेषज्ञ ग्रीनहाउस में बस फूल थे। वे सभी अनगिनत संसाधनों और अपनी अपनी शानदार प्रतिभाओं के ढेर थे। इन बूढ़े और धूर्त लोगों के सामने कभी कभी इनके हाथ भी लग जाते, लेकिन येज़िवेन अलग थी। उनके तरीके इतने निर्मम थे कि इससे वे सीधे तौर पर डर गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना निर्दयी हो सकता है। हालांकि वे आमतौर पर येज़िवेन की तुलना में 100 गुना या 1000 गुना अधिक निर्ममता से काम करते थे, तभी उन्होंने इसे दूसरों पर थोपा।
उन्हें इस तरह का डर कभी महसूस नहीं हुआ था जब यह उन पर थोपा जा सकता था। इस भावना के प्रभुत्व के तहत भले ही ये ज़िवेन थोड़ा निर्मम था, वे इसे बहुत निर्दयी के रूप में देखेंगे। ये फैमिली न्यूकमर बहुत अपरिचित है। क्या बाहरी दुनिया में ऐसा कोई राक्षस है? वे स्पष्ट रूप से एक ही दायरे में थे, लेकिन इस व्यक्ति द्वारा उनका आसानी से वध कर दिया गया था। यह धूल उड़ाने जितना आसान था। अब ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक मजाक है। वे वास्तव में इस नवागंतुक पर घात लगाना चाहते थे। उद्धरण चिन्ह। ये परिवार वास्तव में प्रकृति द्वारा धन्य है। वे इतने सारे संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं और उनके पास प्रतिभाओं की एक अंतहीन धारा होती है। भले ही हमने उनमें से बहुतों को मार डाला हो, फिर भी और भी प्रतिभाएं विकसित हो रही हैं। कल्पना करना वाकई मुश्किल है। जब तक ये फैमिली के जीनियस खत्म नहीं हो जाते, हम कभी भी अलग नहीं हो पाएंगे। भविष्य में हम मिट्टी के प्याले में बदल जाएंगे और अपने पूर्वजों की तरह इस अजीब दुनिया में दफन हो जाएंगे। खलनायकों के समूह ने एक के बाद एक चर्चा की। ये ज़िवेन का रंग नहीं बदला। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि ये लोग मर गए हैं या जीवित हैं। उसके दिल में जरा भी दया नहीं थी। फिर एक अत्याचारी आकृति सीधे प्रकाश की किरण में बदल गई और मध्य हवा में दिखाई दी। ये ज़िवेन ने देखा और शानदार कपड़े पहने एक सुंदर युवा विशेषज्ञ को देखा। उसका चेहरा रत्न जैसा था और उसने अपने सिर पर बैंजनी सोने का मुकुट पहन रखा था। तू कियान है? ये ज़िवेन ने तुरंत निश्चय किया कि यह व्यक्ति वही होना चाहिए जिसके बारे में वे पहले बात कर रहे थे। ये कियान है की ताकत शायद ट्रांसेंडेंस दायरे के 7वें स्तर के चरम पर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ये लोग उससे इतना डरते थे। इस तरह एक छोटे से शहर में उसकी ताकत उन सभी को दबाने के लिए काफ़ी थी जो जमा नहीं करना चाहते थे। जब ये कियानहे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मैदान लाशों से भरा हुआ था और ये परिवार के शिष्य जो मूल रूप से घिरे हुए थे वे सुरक्षित थे। उसने जमीन पर पड़ी लाशों को देखा भी नहीं। उनकी अभिव्यक्ति बेहद उदासीन थी। जब उसने ये ज़िवेन को देखा तो वह मुस्कुराया और कहा, तुम ये परिवार के खानदान से हो। उसे भेद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में सभी कैदियों के शरीर पर एक श्राप का निशान बना रहेगा। वे इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकेंगे। भले ही वे दूर हों, वे इसे महसूस कर सकते थे। उनके वंशजों के भी शरीर पर यह श्राप का निशान होगा। इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं था। और जिनके पास यह श्राप चिन्ह नहीं था वे स्वाभाविक रूप से ये परिवार के शिष्य थे। यह भेद करना बहुत आसान था। बेशक कई ये परिवार के शिष्य थे जिन्हें जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपराध किए थे। उन पर श्राप का निशान भी था जिससे कोई दुर्घटना न हो। बहुत सारे ये परिवार के शिष्य थे, इसलिए उन पर दया करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँ, ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। आप वाकई शानदार हैं। ये कियानहे ने संतोष के साथ सिर हिलाया और कहा, यद्यपि ये सभी कचरा हैं और उल्लेख के लायक नहीं हैं, आप केवल ट्रांसेंडेंस दायरे के 4थे स्तर पर हैं। कुछ सांसों में उन्हें मारने में सक्षम होने के लिए आप वास्तव में अद्भुत हैं। तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो, तू ज़िवेन ने कहा। अब बाहर इतनी शक्तिशाली प्रतिभा है। यह अच्छा है। हमारे ये परिवार में कई प्रतिभाएं हैं और हमारे ये परिवार का विकास बेहतर होगा। ये कियानहे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये ज़िवेन महसूस कर सकता था कि वह ये परिवार की समृद्धि के लिए ईमानदारी से खुश था। इस तरह की खुशी को धोखा नहीं दिया जा सकता। ये परिवार में ये योहान जैसे लोग थे, लेकिन ये कियानहे जैसे लोग भी थे जिन्होंने ईमानदारी से ये परिवार के विकास के लिए कड़ी मेहनत की। मेरा नाम ये कियानहे है और मैं वर्तमान में इस शहर का संरक्षक हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? क्या आप एक नए जीनियस हैं? मैंने आपका नाम पहले कभी कैसे नहीं सुना? ये कियानहे ने कहा। मेरा नाम ये ज़िवेन है। मैं बाहर भटकता था और हाल ही में अपने पूर्वजों को पहचानने के लिए ये परिवार में लौटा हूँ। ये ज़िवेन मुस्कुराए और सिर हिलाया। तो यह ऐसा ही है। आपके पास एक रक्तरेखा है जो बाहर भटकती है। उस स्थिति में आपके लिए साधना करना बहुत कठिन होगा। आपके पास वास्तव में ऐसी साधना है। आप वाकई शानदार हैं। तुम्हें राक्षस कहा जाना चाहिए। ये कियानहे ने मुस्कराते हुए कहा। चलो पहले ये परिवार के स्टेशन पर वापस चलते हैं। इन लोगों पर ध्यान न दें। वे सभी नीच पापी हैं और उन्हें कभी भी पुनर्जन्म नहीं लेना चाहिए। यदि वे भविष्य में आपके साथ कुछ भी करने का साहस करते हैं तो बस उन सभी को मार डालें। वैसे भी स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल में ऐसे बहुत से लोग हैं। परिवार आपको दोष नहीं देगा। इसके विपरीत वे आपको योगदान बिंदुओं से पुरस्कृत करेंगे। ये कियानहे जानता था कि एक ज़िवेन अभी अभी बाहर से लौटा है, इसलिए उसने डर के मारे थोड़ा और समझाया जो कि एक ज़िवेन को नहीं पता था। जब पापियों ने ये कियानहे के शब्दों को सुना तो उनके चेहरों पर थोड़ी घृणा दिखाई दी, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। यदि वे वास्तव में ये परिवार को नाराज करते हैं तो ये परिवार आसानी से स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल का वध कर सकता है। भले ही उन्होंने ये परिवार के दीर्घकालिक खतरे पर विचार नहीं किया हो, ये कियानहे के अभिभावक स्तर की ताकत कुछ ऐसी नहीं थी जिसे वे उकसा सकते थे। तो ऐसा ही है। ये ज़िवेन को अचानक एहसास हुआ।
उसे नहीं लगा कि ये कियानहे के शब्दों में कुछ गलत था। ये लोग सभी पापी थे और उनकी मृत्यु पर पछतावा नहीं होना चाहिए था। वह अभी अभी अंदर आया था और इन लोगों ने वास्तव में उसके साथ कुछ करने की हिम्मत की थी। ये कियानहे को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी और वह उनके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ, अभिभावक क्या होता है? मैं अभी अभी बाहर से लौटा हूँ, इसलिए बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे समझ नहीं आती। ये ज़िवेन ने पूछा। तुम क्या देख रहे हो? अगर तुमने इसे नहीं देखा तो क्या तुम मरना चाहते हो? ये कियानहे ने उत्तर देने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय वह आसपास के पापियों पर चिल्लाया और वे जल्दी से दोनों के सामने से गायब हो गए, देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये लोग सभी शातिर और दुष्ट लोग हैं। आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते या वे आपका फ़ायदा उठाएंगे। ये परिवार के कुछ शिष्य बहुत नर्म दिल के हैं और उन्होंने सीधे तौर पर उनके खिलाफ साजिश रची है और उन्हें मार डाला है। फिर उसने ये ज़िवेन को देखा और कहा, यह स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल में एक स्थिति है। फिर उसने ये ज़िवेन की ओर देखा और कहा, यह कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में एक स्थिति है। जिस स्थान पर ये अपराधी इकट्ठा होते हैं, उसने धीरे धीरे एक शहर बना लिया है। इन लोगों पर नज़र रखने के लिए हम जैसे लोगों की व्यवस्था की गई है। यहाँ आकर पहरेदारों के रूप में सेवा करने के लिए हम गार्ड के रूप में सेवा देकर भी योगदान अंक अर्जित कर सकते हैं। हालांकि केवल युवा पीढ़ी के पावरहाउस ही इस पद पर आसीन हो सकते हैं। साथ ही हम कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में भी अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए कई लोग इस स्थिति पर लड़ रहे हैं और इस नगर का रक्षक मैं हूँ।